हमारे दर्शक मुख्य रूप से भारत में बनने वाले उद्यमी हैं और मुझे लगता है कि हम सभी को आपसे बहुत कुछ सीखना है क्योंकि आपने ये कई बार कई अलग अलग क्षेत्रों में किया है। हाँ। तो आज हम उनसे बात करेंगे और मैं अपनी सभी सवालों को उसी दिशा में केंद्रित करने की कोशिश करूंगा ताकि वे इस बातचीत का लाभ उठा सकें और शायद शुरुआत कर सकें। एक मौका लें और कुछ बनाएं। क्या आप कॉफी लेना चाहेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है। क्या हम थोड़ी देर तक बात करने वाले हैं? मैं आशा हम करें। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल। मेघना, क्या कॉफी के लिए कहूँ क्या हम एक और कॉफी ले सकते हैं? कैपुचिनो शायद। ठीक है। क्या आप कॉफी पी रहे हैं? हेलो। हाँ। मेरे पास आमतौर पर सुबह में 1 कप होता है, आप जानते हैं। दिन में एक बार वाली बात है। हाँ, लगभग ऐसा ही। क्या आप इसका इंतजार करना चाहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, धन्यवाद। सबसे पहली बात जो मुझे कहनी है वो ये कि आप जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़े और भारी भरकम मांसल हैं। मैं आपको रोक दूंगा, आप तो मुझे शर्मा ही देंगे। सच में। हाँ, मेरा मतलब है, देखिए, इंटरनेट पे तो मैं छोटा ही हूँ, आप जानते हैं। आप मूल रूप से इंटरनेट का कितना प्रतिशत समय ट्विटर पर बिताया जाता है? क्या इसका कोई आंकड़ा है या बस एक अनुमान? देखिए, हमारे पास लगभग 600 मिलियन मासिक उपयोगकर्ता हैं, जा सकती है अगर दुनिया में कोई बड़ी घटना हो। तो मुझे नहीं पता, 250 से 300 मिलियन के बीच एक हफ्ते के लिए कुछ ऐसा होता है। ये काफी अच्छा आंकड़ा है। अधिकतर हमारे उपयोगकर्ता वे लोग हैं जो पढ़ना पसंद करते हैं, जो शब्दों को पढ़ते हैं। क्या आप सोचते हैं कि यह बदल जाएगा? हाँ, मेरा मतलब है, एक्स सिस्टम पर निश्चित रूप से बहुत सारे वीडियो हैं और इस समय वीडियो की मात्रा लगातार बढ़ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि एक्स नेटवर्क की सबसे बड़ी ताकत उन लोगों में है जो बहुत सोचते हैं और बहुत पढ़ते हैं। तो यही वह जगह है जहां यह सबसे मजबूत रहेगा क्योंकि हमारे पास शब्द हैं और इसलिए पाठकों, लेखकों और विचारकों के बीच मुझे लगता है कि एक्स दुनिया में नंबर 1 है। जहां तक सोशल मीडिया की बात है, अगर आपको कल के लिए कोई अनुमान लगाना हो तो उसका स्वरूप कैसा होगा? हाँ। कितना हिस्सा टेक्स्ट का होगा? कितना हिस्सा वीडियो का होगा? मैंने आपको यह कहते सुना है कि शायद आवाज और सुनना एआई के साथ संवाद का अगला तरीका हो सकता है। एक्स के असली रूप में क्या होता है? यह कैसे विकसित होता है? हाँ, तो मुझे लगता है कि भविष्य में ज्यादातर इंटरेक्शन वीडियो के माध्यम से ही होगा। ज्यादातर इंटरेक्शन एआई के साथ रियल टाइम वीडियो के रूप में होगा। तो रियल टाइम वीडियो को समझना, रियल टाइम वीडियो जनरेट करना, यही अधिकांश भार संभालेगा। और अभी भी इंटरनेट का अधिकांश हिस्सा ऐसा ही है। इंटरनेट का ज्यादातर हिस्सा वीडियो है, टेक्स्ट का प्रतिशत काफी कम है, लेकिन आमतौर पर टेक्स्ट अधिक मूल्यवान होता है। यह अधिक घनीभूत जानकारी होती है। लेकिन अगर आप पूछें कि सबसे ज्यादा बिट्स किस में जनरेट होते हैं और कंप्यूट किस पर खर्च होता है, तो वह निश्चित रूप से वीडियो ही होगा। तो मैं पहले एक्स का शेयर होल्डर था, बहुत ही छोटा सा। मुझे तब पैसे मिले जब आपने ट्विटर खरीदा और आपने इसे एक्स बना दिया। क्या यह खुशी का फैसला था? क्या आपको खुशी है? हाँ, मुझे लगता है कि यह जरूरी था। मुझे लगा कि ट्विटर ऐसी दिशा में जा रहा था जिसका दुनिया पर नकारात्मक प्रभाव ज्यादा था। बिल्कुल, यह किसी के नजरिए पर निर्भर करता है। कुछ लोग कहेंगे दरअसल उन्हें पहले जैसा था वैसा ही पसंद था और अब उन्हें यह पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि मूल बात यह थी कि ट्विटर, मैं कहूंगा, दुनिया के अधिकांश लोगों के मानकों के अनुसार काफी हद तक वामपंथी विचारधारा को बढ़ावा दे रहा था क्योंकि यह सैन फ्रांसिस्को में स्थित था और वास्तव में उन्होंने दाईं ओर के बहुत से लोगों को निलंबित भी कर दिया था। तो उनकी नजर में यहां तक कि कोई केंद्र में भी हो तो वह भी उनके लिए दूरदराज दाईं ओर का होगा। अगर आप बहुत वामपंथी हैं तो केंद्र में कोई भी व्यक्ति आपके लिए दूरदराज दाईं ओर का ही लगेगा क्योंकि आप ये सिर्फ राजनीतिक स्पेक्ट्रम की बात है। वे जितना हो सके उतना वामपंथी हैं, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका और सैन फ्रांसिस्को में। तो मैंने जो कोशिश की है वह बस इसे संतुलित और केंद्रित बनाना है। अब तक किसी भी वामपंथी आवाज को न तो निलंबित किया गया है, न ही प्रतिबंधित, न ही उनकी पहुंच कम की गई है या ऐसा कुछ भी किया गया है। अब उनमें से कुछ ने खुद चुना है। लेकिन इस वर्तमान समय में एक्स सिस्टम का मुख्य संचालन सिद्धांत यह है कि हम किसी भी देश के सभी लागू कानूनों और विनियमों का पूरी तरह से पालन करें, लेकिन साथ ही उस देश के कानूनों से आगे बढ़कर हम स्वयं किसी भी प्रकार का कोई पक्षपातपूर्ण व्यवहार या भेदभाव बिल्कुल भी न करें।
जब मैं सोशल मीडिया के बारे में सोचता हूं एलन, तो मुझे लगता है कि डेटा भी यही दिखाता है कि मौजूदा दिग्गज प्लेटफॉर्म सबसे युवा दर्शकों के बीच अपनी पकड़ खो रहे हैं। यहां तक कि इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म भी, जो ट्विटर जैसे नहीं हैं, लेकिन सभी प्लेटफॉर्म्स में यही स्थिति है। अगर किसी को सोशल मीडिया को फिर से बनाना हो और जड़ से शुरू करना हो, तो आपके हिसाब से भविष्य की दुनिया के लिए क्या काम कर सकता है? देखिए, मेरा मतलब है, मैं इसके बारे में इतना नहीं सोचता। सोशल मीडिया के बारे में सच कहूं तो मेरा मतलब है, मैं बस इतना चाहता हूं कि कुछ ऐसा हो जहां एक एक्स के मामले में यह एक तरह का वैश्विक चौक है, जहां लोग अपनी बात शब्दों, तस्वीरों, वीडियो के माध्यम से कह सकते हैं, जहां एक सुरक्षित मैसेजिंग सिस्टम है। हाल ही में हमने ऑडियो और वीडियो कॉल करने की सुविधा भी जोड़ी है। तो हम सच में इस पूरी दुनिया को एक सामूहिक चेतना और गहरी समझ में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह सिर्फ यह कहने से अलग है कि सबसे ज्यादा डोपामिन उत्पन्न करने वाली वीडियो स्ट्रीम कौन सी हो सकती है, जो कि आप जानते हैं, सच कहूं तो थोड़ा दिमागी सड़न भी हो सकता है। अगर आप सिर्फ ऐसी वीडियो देख रहे हैं जो एक के बाद एक डोपामिन हिट देती हैं, लेकिन उनमें कोई गहराई नहीं है, तो मुझे लगता है कि वे बहुत अच्छी नहीं है। ये समय बिताने का अच्छा तरीका नहीं है। लेकिन मुझे सच में लगता है कि यही वो चीज है जिसे बहुत से लोग देखना चाहेंगे। तो अगर आप कुल इंटरनेट उपयोग की बात करें, तो यह शायद न्यूरोट्रांसमीटर उत्पन्न करने के लिए ही ऑप्टिमाइज करेगा। कोई ना कोई इससे मजा ले ही रहा है, लेकिन ये एक तरह की नशे जैसी चीज बन जाती है। लेकिन मैं सच में इसके पीछे नहीं हूं। मेरा लक्ष्य यह करने का नहीं है। मुझे लगता है कि अगर मैं चाहूं तो ऐसा कर सकता हूं, लेकिन मैं सच में एक ऐसा वैश्विक मंच बनाना चाहता हूं जो, जैसा मैंने कहा, मानवता की सामूहिक चेतना के जितना करीब हो सके उतना करीब आ सके। और एक उदाहरण के लिए, हमने जो चीजें शुरू की गई हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण है स्वचालित भाषा अनुवाद। क्योंकि मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा होगा कि अलग अलग भाषाओं में लोग जो कहते हैं उन्हें एक साथ लाया जाए, लेकिन प्राप्तकर्ता के लिए वह स्वतः अनुवादित हो जाए। तो आपके पास सामूहिक चेतना सिर्फ किसी एक भाषा समूह के लोगों की नहीं, बल्कि हर भाषा समूह के लोगों के विचार होंगे। और यह क्यों जरूरी है, डीला सामूहिक चेतना एक ही मंच पर लाना? मुझे लगता है हाँ, ऐसा क्यों है? यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम इस विषय पर गहराई से विचार करें और इसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखें, क्योंकि इसका हमारे भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इस पर उचित ध्यान देना और सही निर्णय लेना बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है आप यह भी कह सकते हैं कि क्यों आप जानते हैं, अगर आप इंसानों को देखें तो इंसान लगभग 30 से 40 ट्रिलियन कोशिकाओं से बने होते हैं। और आपके दिमाग में वास्तव में ट्रिलियनों की संख्या में सिनेप्स मौजूद होते हैं। लेकिन इसका कारण, मुझे लगता है, बस इतना है कि हम अपनी समझ बढ़ा सकें हमारे विशाल ब्रह्मांड की। मुझे लगता है मेरे मन में यह सवाल था कि जीवन का अर्थ क्या है। आप जानते हैं, जैसे कि कुछ भी वास्तव में इतना अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। आप जानते हैं हम यहां क्यों हैं? ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या है? अंत क्या है? वे कौन से सवाल हैं जिन्हें पूछना हमें अभी तक आता ही नहीं? और शायद वे सवाल जिन्हें हम पूछना भी नहीं जानते, वही सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैं बस शायद ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां क्या हो रहा है, इस वास्तविकता में क्या हो रहा है। क्या यह वास्तविकता है? और जब आपने पूछा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो आपको क्या उत्तर मिला? हाँ, तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि, जो कि कुछ हद तक डगलस एडम्स की हिचहाइकर गाइड टू गैलेक्सी की सोच के समान है, जो कि उसने क्या किया? हाँ, आप जानते हैं, हिचहाइकर गाइड टू गैलेक्सी एक ऐसी किताब है जो हास्य के रूप में छुपी हुई दर्शन शास्त्र की किताब है। हाँ। और वहीं पर आप जानते हैं, पृथ्वी एक ऐसा कंप्यूटर निकलती है जो जीवन के अर्थ का उत्तर समझने और खोजने के लिए बनाई गई है। और फिर वह उत्तर 42 लेकर आता है, लेकिन उसके बाद, जैसे 42 का मतलब क्या है? और पता चलता है कि असल में मुश्किल हिस्सा सवाल है, जवाब नहीं। और उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा कंप्यूटर चाहिए, जो कि मूल रूप से डगलस एडम्स यही कह रहे थे कि हम सही तरीके से सवाल पूछना नहीं जानते। तो मुझे लगता है कि अगर हम चेतना के दायरे और पैमाने को बढ़ाएं, तो हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड नामक उत्तर के बारे में कौन से सवाल पूछने चाहिए।
क्या आप समाज की सामूहिक चेतना में विश्वास करते हैं? आप जानते हैं, हाल ही में मैं एक फिल्म देख रहा था जिसका नाम है ग्लैडिएटर, जिसमें रसेल क्रो हैं। हाँ, ग्लैडिएटर में रोम में जब लोग लड़ रहे होते हैं और भीड़ एक दूसरे को मारने पर तालियां बजा रही होती है, तो सामूहिक चेतना बहुत हद तक भीड़ जैसी होती है। इसमें अपने विचारों में कोई बारीकी नहीं होती। खैर, वह एक खास तरह की भीड़ है। मेरा मतलब है वे वहां इसीलिए जाते हैं कि लोग एक दूसरे को मारते हुए देखें। आप जानते हैं क्या आपको लगता है कि आज जिस समाज में हम रहते हैं वह बहुत अलग है? हम आमतौर पर इस समय आप जानते हैं, लोगों को एक दूसरे को मारते हुए देखने नहीं जाते। शायद उसका कोई अन्य प्रकार, अंतर या रूपक है। खेल, मैं ये वास्तव में पूरी तरह से मानता हूं। तो लोग खेल करते हैं बिना, जहां टीमें एक दूसरे को हराने की कोशिश करती हैं, लेकिन शायद मौत के बिना। सही है। तो बस इंसान के विचारों पर वापस आते हैं। धन्यवाद। हम सभी एक छोटी सी कोशिका से शुरू हुए थे, लेकिन अब हम 30 ट्रिलियन से भी कहीं ज्यादा कोशिकाएं हैं जो मिलकर एक जटिल जीव का निर्माण करती हैं। और लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग ऐसा महसूस करेंगे कि वे एक ही शरीर हैं, जैसे आमतौर पर आपका दायां हाथ आपके बाएं हाथ से नहीं लड़ता। आप जानते हैं, यही एक तरह से सहयोग करने का मौका है। आपका दिमाग है, आप जानते हैं, सिर्फ अनगिनत न्यूरॉनों का एक समूह है। लेकिन ज्यादातर समय ऐसा नहीं लगता कि आपके दिमाग में, आप जानते हैं, 1 ट्रिलियन आवाजें हैं। उम्मीद है ऐसा नहीं है। तो इसमें स्पष्ट रूप से ऐसा और ज्यादा तब होता है जब आपके पास खरबों कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक कोशिकीय समूह के रूप में काम करती हैं, बजाय इसके कि केवल एक कोशिका या कोई छोटा, आप जानते हैं, छोटा बहुकोशिकीय जीव। स्पष्ट रूप से कुछ अलग होता है। जैसे आप किसी बैक्टीरिया से बात नहीं कर सकते। आप जानते हैं, वो बहुत शांत होते हैं। वे बस इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं और उनकी दृष्टि से मुझे नहीं पता। मैं सोच रहा था एक अमीबा के नजरिए से जीवन कैसा होता होगा। आप जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप अमीबा से बात नहीं कर सकते, जैसे वे जवाब नहीं देते, लेकिन आप इंसानों से बात कर सकते हैं। तो जाहिर है इसमें कुछ गुणात्मक रूप से, बुनियादी रूप से अलग है इंसानों के लिए। जब आपके पास बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और आप जानते हैं पर्याप्त बड़ा दिमाग होता है, अब आप इंसानों से बात कर सकते हैं और वे बातें कह सकते हैं, वे चीजें बना सकते हैं। लेकिन उदाहरण के लिए बैक्टीरिया कोई अंतरिक्ष यान नहीं बनाएंगे, लेकिन इंसान बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जब इंसानों का एक समूह होता है तो वहां भी कुछ गुणात्मक रूप से अलग होता है। असल में यह कहना सुरक्षित है कि एक अकेला इंसान अंतरिक्ष यान नहीं बना सकता। मैं खुद से कभी अंतरिक्ष यान नहीं बना सकता, लेकिन इंसानों के समूह के साथ हम अंतरिक्ष यान बना सकते हैं। तो इसमें भी कुछ स्पष्ट रूप से, गुणात्मक रूप से अलग है जब इंसानों का एक समूह होता है। असल में मेरे लिए सभी क्षेत्रों की विशेषज्ञता सीखना असंभव होगा। एक जीवन में इतनी भी समय नहीं होगी कि मैं सब कुछ सीख सकूं इससे पहले कि मैं मर जाऊं। तो सच में रॉकेट बनाने के लिए इंसानों का एक समूह होना अनिवार्य है। फिर मुझे लगता है कि शायद कुछ और स्केलिंग होती है, गुणात्मक स्केलिंग की चीजें होती हैं जब आपके पास इंसानों के समूह होते हैं। अगर बातचीत की गुणवत्ता, जानकारी के प्रवाह की गुणवत्ता जितनी बेहतर होगी, इंसानों का समूह उतनी ही अधिक उपलब्धि हासिल करेगा। और जैसा कि मैंने कहा, मैं तो बस ब्रह्मांड की प्रकृति को लेकर जिज्ञासु हूं, और मुझे लगता है अगर हम चेतना के दायरे और स्तर को बढ़ाते हैं तो हम ब्रह्मांड की प्रकृति को समझने की कहीं अधिक संभावना रखते हैं, बजाय इसके कि अगर हम उत्पादन कर रहे हों। क्या यह कुछ हद तक आध्यात्मिकता जैसा है? बहुत से लोग मुझसे आध्यात्मिकता के बारे में बात करते हैं। सही है। मैं अब भी नहीं जानता कि इसका मतलब क्या है। मैं उनसे पूछता हूं, आप क्या मतलब है? हाँ, आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है बहुत से लोगों के पास आध्यात्मिक भावनाएं होती हैं। सही है। और मैं यह मानने से इनकार नहीं करूंगा कि वे आध्यात्मिक भावनाएं उनके लिए असली हैं, लेकिन ये पूरी तरह से अनुवादित नहीं होता। मैं नहीं कर सकता सिर्फ इसलिए कि किसी और को कोई आध्यात्मिक अनुभूति होती है, इसका मतलब यह नहीं कि मुझे भी वही अनुभूति होगी। तो आप जानते हैं, मैं आमतौर पर भौतिकी की ओर झुका रहता हूं। मतलब अगर किसी चीज में पूर्वानुमान लगाने की क्षमता है तो मैं उस पर ज्यादा ध्यान दूंगा, बजाय इसके कि उसमें पूर्वानुमान लगाने की क्षमता ना हो। सही है। तो ऐसा है कि जानते हैं, भौतिकी, मैं कहूं, चीज का अध्ययन है जिसमें पूर्वानुमान लगाने की क्षमता है। काफी अच्छा परिभाषा है। मेरा मुख्य काम एलन, मेरा एक स्टॉक ब्रोकर और स्टॉक निवेशक के रूप में है। ठीक है। यहाँ कोई पूर्वानुमान नहीं, कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आप आमतौर पर कह सकते हैं, आप जानते हैं कि
अगर यह किसी कंपनी के लिए दीर्घकालिक है तो आप कह सकते हैं कि आपको उस कंपनी के उत्पाद या सेवाएं पसंद हैं और क्या यह संभावना है कि क्या आपको उस उत्पाद की योजना पसंद है। ऐसा लगता है कि वे बेहतरीन उत्पाद बनाते हैं और भविष्य में भी बेहतरीन उत्पाद बनाने की संभावना है। अगर ऐसा है तो मैं कहूंगा कि शायद वह कंपनी निवेश के लिए अच्छी है। और मुझे लगता है कि आपको टीम पर भी विश्वास करना चाहिए। तो अगर आप सोचते हैं कि हाँ, ये एक प्रतिभाशाली और मेहनती टीम है, वे आज अच्छे उत्पाद बनाते हैं और भविष्य में भी चीजें बनाने के लिए प्रेरित लगते हैं, तो मैं कहूंगा कि यह निवेश के लिए एक अच्छी कंपनी है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, अब ये रोजाना होने वाले उतार चढ़ाव को नहीं सुलझाएगा, जो होते रहते हैं और कभी-कभी काफी ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन समय के साथ शेयरों में निवेश करने का यही सही तरीका है, क्योंकि एक कंपनी बस लोगों का एक समूह है जो उत्पाद और सेवाएं बनाने के लिए इकट्ठा हुआ है। तो आपको यह सोचना होगा कि वे उत्पाद और सेवाएं कितनी अच्छी हैं। क्या वे भविष्य में और बेहतर होने की संभावना रखते हैं? अगर ऐसा है तो आपको उस कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए और फिर रोजाना के उतार चढ़ाव की ज्यादा चिंता न करें। बिल्कुल। इस समय आपको सबसे ज्यादा उत्साहित किस बात ने किया है, एलन? आप जो कुछ भी बना रहे हैं उसके संदर्भ में आप बहुत कुछ कर रहे हैं, तो मुझे पहले यह स्पष्ट और संदर्भित करने दीजिए कि यह कौन देख रहा है। हमारे दर्शक मुख्य रूप से भारत के महत्वाकांक्षी उद्यमी हैं, वाकई बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत भूखे हैं, जोखिम उठाना चाहते हैं और कुछ बनाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि हम सभी को आपसे बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि आपने ये कई बार कई अलग अलग क्षेत्रों में किया है। तो हम उनसे बात करेंगे, आज हम उनसे बात करेंगे और मैं अपनी सभी सवालों को उसी दिशा में केंद्रित करने की कोशिश करूंगा ताकि वे इस बातचीत का लाभ उठा सकें और शायद कोई मौका लेकर कुछ बना सकें। ठीक है, जरूर। मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि उपयोगी उत्पाद और सेवाएं बनाएं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। आप जो भी उत्पाद और सेवाएं बना रहे हैं, उनमें से आज कौन सा आपको सबसे ज्यादा उत्साहित करता है? मुझे लगता है कि वास्तव में स्पेसएक्स, टेस्ला और XAI के बीच धीरे धीरे एक मेल हो रहा है, क्योंकि अगर भविष्य सौर ऊर्जा से चलने वाले AI सैटेलाइट्स का है, जो कि होना भी चाहिए, तो सूर्य की ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्राप्त करने के लिए आपको गहरे अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाले AI सैटेलाइट्स की ओर बढ़ना होगा, जो कि कहीं ना कहीं टेस्ला की विशेषज्ञता और स्पेसएक्स की विशेषज्ञता का संगम है और AI के क्षेत्र में XAI की भूमिका है। तो ऐसा लगता है कि समय के साथ वहां कुछ हद तक एक मेल हो रहा है, लेकिन सभी कंपनियां शानदार काम कर रही हैं। मैं टीमों पर बहुत गर्व करता हूं, वे बेहतरीन काम करती हैं। तो आप जानते हैं, हम टेस्ला के साथ ऑटोनोमस ड्राइविंग में शानदार प्रगति कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आपने सेल्फ ड्राइविंग आजमाई है या नहीं। क्या आपने इसे आजमाया है? मैंने इसे वेमो में आजमाया है, टेस्ला में नहीं। हाँ, इसे आजमाना चाहिए। हमारे पास वास्तव में यहाँ ऑस्टिन में यह सुविधा है। हाँ, मैं जरूर इसे आजमाना चाहूंगा। इसे आजमाना ठीक। आप सचमुच बस टेस्ला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, और मुझे लगता है कि यह किसी के लिए भी खुला है। इसे जरूर आजमाएं। मेरा मतलब है, आप जानते हैं यह कैसे चलता है। लेकिन हमने इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी पैक्स वगैरह के साथ काफी प्रगति की है और यह सेल्फ ड्राइविंग के साथ भी बहुत हद तक लागू होता है। तो मूल रूप से यह असली दुनिया की AI है। मैं कहूंगा कि टेस्ला असली दुनिया की AI में विश्व की अग्रणी कंपनी है। और फिर हम इस रोबोट ऑप्टिमस का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसकी उत्पादन प्रक्रिया उम्मीद है कि अगले साल कहीं बड़े पैमाने पर शुरू होगी। और मुझे लगता है कि यह काफी शानदार होने वाला है। मुझे लगता है कि हर कोई अपना खुद का पर्सनल C3PO या R2D2 चाहेगा। आप जानते हैं, एक मददगार रोबोट, ये वाकई बहुत अच्छा होगा। और फिर स्पेसएक्स स्टारलिंक प्रोग्राम के साथ शानदार काम कर रहा है। आप जानते हैं, पूरी दुनिया में कम लागत विश्वसनीय इंटरनेट उपलब्ध करा रहा है। उम्मीद है कि हम भारत में भी संचालन करना पसंद करेंगे। ये बहुत अच्छा होगा। हम अब स्टारलिंक के साथ 150 अलग अलग देशों में संचालन कर रहे हैं। क्या आप मुझे स्टारलिंक के बारे में और ये तकनीक कैसे काम करती है, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? क्योंकि जिनसे मैं बात कर रहा था, मुझे नहीं पता कि आप इस कंपनी नेटा को जानते हैं या नहीं, जो सैन फ्रांसिस्को से है। वे नेटवर्क इंजीनियरों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो वे मुझे बता रहे थे कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्टारलिंक अलग तरह से काम करता है, जैसा कि कम आबादी वाले स्थानों में होता है। क्या आप समझा सकते हैं कि ये कैसे काम करता है? हाँ, तो स्टारलिंक में लो अर्थ ऑर्बिट में कई हजार सैटेलाइट्स हैं और वे ध्वनि की गति से लगभग 25 गुना तेज गति से घूम रहे हैं। ये आप जानते हैं, ये पृथ्वी के चारों ओर बहुत तेजी से घूम रहे हैं मूल रूप से, और वे लगभग 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर हैं, जो आमतौर पर लो अर्थ ऑर्बिट मानी जाती है। क्योंकि वे लो अर्थ ऑर्बिट में हैं, इसलिए लेटेंसी कम होती है, क्योंकि दूरी जो स्टेशनरी सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर की तुलना में इतनी ज्यादा नहीं है। तो आपके पास है हजारों की संख्या में मौजूद सैटेलाइट्स जो पूरी दुनिया में बिना किसी रुकावट के कम लेटेंसी और हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
और वे आपस में भी जुड़े हुए हैं। सैटेलाइट्स के बीच लेजर लिंक होते हैं, जिससे ये एक तरह का लेजर मेश बन जाता है। मान लीजिए अगर केबल्स जैसे फाइबर केबल्स क्षतिग्रस्त हो जाएं या कट जाएं, तो सैटेलाइट्स आपस में एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। ये कनेक्टिविटी प्रदान कर सकते हैं, भले ही केबल्स कट जाएं। केबल्स काट दी जाती हैं। तो उदाहरण के लिए जब कुछ महीने पहले रेड सी की केबल्स काट दी गई थीं, तब भी सैटेलाइट यानी स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क बिना किसी रुकावट के काम करता रहा। तो यह विशेष रूप से आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए बहुत मददगार है। लेकिन अगर किसी क्षेत्र में किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, आग या भूकंप आ जाए, तो उससे जमीन पर बनी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है, लेकिन स्टारलिंक सैटेलाइट्स फिर भी काम करते रहते हैं। तो और आमतौर पर जब भी कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आती है, हम हमेशा लोगों को मुफ्त स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। आप जानते हैं, हम शुल्क नहीं लेना चाहते, हम किसी दुखद स्थिति का फायदा नहीं उठाते। तो हमेशा आप जानते हैं, अगर कोई प्राकृतिक आपदा है तो हम कहते हैं ठीक है, प्राकृतिक आपदा के दौरान ये मुफ्त है। हम ऐसा नहीं करना चाहते कि किसी की मदद की कोशिश के समय कोई पेवॉल लगा दें, वो गलत होगा। तो ये एक बहुत ही मजबूत प्रणाली है। ये जमीनी प्रणालियों के पूरक के रूप में काम करता है, क्योंकि सैटेलाइट बीम कम आबादी वाले क्षेत्रों में सबसे अच्छा काम करती है। क्योंकि आपके पास एक सैटेलाइट बीम है जो काफी बड़ी होती है और हर बीम में उपयोगकर्ताओं की एक निश्चित संख्या होती है। इसलिए यह जमीनी आधारित सेलुलर प्रणालियों के लिए बहुत पूरक होता है, क्योंकि वे शहरों में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि आपके पास ये सेल टावर होते हैं जो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में सेल टावर आमतौर पर अक्षम होते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ही आपको सबसे खराब और अविश्वसनीय इंटरनेट मिलता है, क्योंकि सभी फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाना या उच्च बैंडविड्थ वाले सेलुलर टावर लगाना बहुत महंगा और मुश्किल होता है। स्टारलिंक मौजूदा टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पूरक समाधान है। यह मूल रूप से उन लोगों की सेवा करता है जिन्हें सबसे कम सेवा मिलती है, जो मुझे अच्छा लगता है। क्या ये कल बदल जाएगा? आज जैसा कि आपने समझाया, बीम काफी चौड़ा है और ये शायद ऊंची इमारतों वाले घनी आबादी वाले क्षेत्र में काम नहीं कर सकता। लेकिन क्या यह बदल सकता है और क्या कल यह वास्तव में प्रभावी हो सकता है? एक घनी आबादी वाले शहर में जहां यह स्थानीय नेटवर्क प्रदाताओं के साथ प्रतिस्पर्धी हो सकता है? यह दुर्भाग्यपूर्ण है। भौतिकी इसकी अनुमति नहीं देती। तो हम बहुत ही ज्यादा दूर हैं। तो 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर भले ही हम इसे कम करने की कोशिश करें, जो कि लगभग सबसे कम 350 किलोमीटर तक जा सकते हैं, तब भी यह बहुत दूर है। आप इसे एक टॉर्च की तरह सोच सकते हैं, जिसमें आप जानते हैं उस टॉर्च की एक शंकु जैसी रोशनी होती है, और वह शंकु आज 550 किलोमीटर की दूरी पर आ रही है। भविष्य में हम इसे 350 किलोमीटर तक लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उस चीज से मुकाबला नहीं कर सकते जो केवल 1 किलोमीटर दूर है। सेल टावर के मामले में भौतिकी हमारे पक्ष में नहीं है। तो यह भौतिक रूप से संभव नहीं है कि स्टारलिंक घनी आबादी वाले शहरों को सेवा दे सके। आप थोड़े लोगों को सेवा दे सकते हैं, शायद आबादी के 1% को। और कभी कभी लोग भीड़भाड़ वाले शहरों में भी ऐसा हो सकता है कि आप जानते हैं उनकी सड़क पर कोई फाइबर लिंक नहीं है। जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति किसी कॉल सैक या किसी जगह पर होता है, या शहरों में भी कभी कभी किसी कारणवश कुछ क्षेत्रों में सेवाएं कम मिलती हैं। और इसलिए जैसा कि मैंने कहा, सोलिंक घनी आबादी वाले शहर के शायद 1% या 2% लोगों को ही सेवा दे सकता है। लेकिन ये, जैसा कि मैंने कहा, ग्रामीण इलाकों में जहां इंटरनेट कनेक्शन बहुत खराब है, वहां कहीं अधिक प्रभावी हो सकता है। और अक्सर लोगों के पास या तो कभी कभी इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं होती, या वह बेहद महंगी होती है, या उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं होती। अगर मैं आपसे अनुमान लगाने को कहूं एलन, तो क्या आपको लगता है कि भारत भी चीन की तरह शहरीकरण के रास्ते पर जाएगा, जहां अधिक लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था से शहरी केंद्रों की ओर जाएंगे? या आपको लगता है? खैर, मुझे लगता है कि इसका कुछ हिस्सा तो पहले ही हो चुका है ना? मेरा मतलब, मैं भी आपसे कुछ सवाल पूछने के लिए उत्सुक हूं। क्या यही प्रवृत्ति है, या भारत में यह प्रवृत्ति नहीं है? ये काफी हद तक यही प्रवृत्ति है। मुझे लगता है कि कोविड के दौरान इसमें थोड़ा बदलाव आया, जब शहरीकरण की गति धीमी हो गई थी और वह स्वाभाविक नहीं था, वह बहुत कृत्रिम रूप से उत्पन्न हुआ था। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि अगर एआई के साथ हमारी उत्पादकता काफी बढ़ जाए, और मैंने आपको यूबीआई की जगह यूएचआई के बारे में बोलते हुए सुना है, तो यह एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा। हाँ, मुझे लगता है कि यह सार्वभौमिक उच्च आय होगी। ऐसी दुनिया में मैं सोचता हूँ कि क्या ज्यादा लोग उन शहरों में रहना चाहेंगे जो हमेशा अधिक प्रदूषित रहेगा और वह जीवन शैली की गुणवत्ता नहीं देगा जो एक ग्रामीण वातावरण दे सकता है। खैर, मुझे लगता है कि यह कुछ लोगों पर निर्भर करता है। कुछ लोग बहुत सारे लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं और कुछ नहीं। ये शायद व्यक्तिगत पसंद का मामला होगा, लेकिन मुझे लगता है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। मेरा अनुमान है कि भविष्य में नौकरी के लिए शहर में रहना जरूरी नहीं होगा, क्योंकि मेरा मानना है कि भविष्य में काम करना वैकल्पिक हो जाएगा। सही है।
हम ऐसा देख रहे हैं कि भारत में नहीं लेकिन पश्चिम के कुछ हिस्सों में 6 दिन से 5 दिन, फिर 4 दिन और अब 3 दिन की ओर बढ़ रहे हैं। मैं नहीं। मुझे लगता है यूरोपीय लोग। हाँ 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 हाँ, मेरा मतलब है अगर आप एक स्टार्टअप को सफल बनाना चाहते हैं या आप किसी कंपनी को बहुत मुश्किल काम करवाना चाहते हैं, ऐसी चीजों के लिए आपको वाकई में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि ये सही है। यही तरीका है। और अगर हम 5 से 4 फिर 3 दिन की ओर बढ़ें तो आपको क्या लगता है कि जब लोग हफ्ते का आधा ही काम करेंगे तो समाज कैसे बदलेगा? बाकी आधे समय में वे क्या करेंगे? मुझे लगता है कि असल में ऐसा होगा कि लोगों को बिल्कुल भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये भविष्य में बहुत दूर की बात भी नहीं है। शायद केवल मैं कहूंगा 20 साल से भी कम समय में, मेरा अनुमान है कि 20 साल से भी कम समय में काम करना एक विकल्प बन जाएगा। काम करना पूरी तरह से वैकल्पिक होगा, जैसे कोई शौक हो, लगभग वैसा ही। और ऐसा बढ़ती उत्पादकता की वजह से होगा, यानी लोगों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जाहिर है लोग 20 साल बाद इस वीडियो को चला सकते हैं और कह सकते हैं, देखो एलन ने ये हास्यास्पद भविष्यवाणी की थी और ये सच नहीं निकली। लेकिन मुझे लगता है कि यह सच साबित होगी कि 20 साल से भी कम समय में, बल्कि शायद सिर्फ 10 या 15 साल में ही एआई और रोबोटिक्स में हुई अविश्वसनीय प्रगति हमें उस महत्वपूर्ण मुकाम तक ले आएगी जहां काम करना एक व्यक्तिगत विकल्प बन जाएगा। एक ऐसा विकल्प जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। ठीक उसी तरह जैसे आप अपने बगीचे में खुद सब्जियां उगा सकते हैं या फिर आप दुकान से सब्जियां खरीद सकते हैं। आप जानते हैं, अपनी खुद की सब्जियां उगाना कहीं ज्यादा मुश्किल है, लेकिन आप जानते हैं कुछ लोगों को अपनी सब्जियां उगाना पसंद है, जो कि ठीक है। लेकिन मेरी भविष्यवाणी है कि यह उस तरह से वैकल्पिक होगा। अगर कोई यह तर्क दे कि इंसान स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धी हैं और सब कुछ सापेक्ष है, शिकारियों के समय से ही कोई न कोई अल्फा शिकारी या सबसे बड़ा किसान बनना चाहता था। अगर सभी को सार्वभौमिक उच्च आय मिल जाए और सबके पास पर्याप्त हो, तो फिर आप किस चीज के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे? ये सापेक्ष ही होगा, है ना? जैसे अगर हम सबके पास पर्याप्त हो तो भी पर्याप्त कभी पर्याप्त नहीं होता। हाँ, मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूं, क्योंकि हम सच में उस सिंगुलैरिटी की ओर बढ़ रहे हैं, जैसा कि इसे कहा जाता है, जिसमें वे कभी-कभी एआई की तुलना एक ब्लैक होल से करते हैं, एक सिंगुलैरिटी की तरह। आप नहीं जानते कि इवेंट होराइजन के बाद क्या होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बुरा ही होगा, इसका बस यही मतलब है कि आप नहीं जानते कि आगे क्या होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर एआई और रोबोटिक्स इसी तरह तेजी से आगे बढ़ते रहे जैसा कि वे बढ़ रहे हैं, तो काम करना वैकल्पिक हो जाएगा और लोगों को वे सभी वस्तुएं और सेवाएं मिलेंगी जो वे चाहेंगे। अगर आप किसी चीज की कल्पना कर सकते हैं तो आप उसे हासिल कर सकते हैं, लेकिन फिर एक निश्चित बिंदु पर एआई उन सभी चीजों में संतृप्ति पा लेगा जिनकी इंसान कल्पना कर सकते हैं, और फिर उस बिंदु पर यह स्थिति बन जाती है जहां एआई चीजें कर रहा है और रोबोटिक्स अब एआई और रोबोटिक्स के लिए ही चीजें कर रहे हैं, क्योंकि इंसानों को खुश करने के लिए करने को अब कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि इसकी एक सीमा है। जैसे आप कह सकते हैं, लोग केवल एक निश्चित मात्रा में ही खाना खा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप किसी चीज की कल्पना कर सकते हैं तो आप उसे पा सकते हैं। यही भविष्य होगा। आप जानते हैं, ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, अगर आप समय में पीछे जाएं, एडम स्मिथ से हटकर वे हर चीज की सीमांत उपयोगिता के बारे में बात करते हैं। किसी चीज का एक होना मूल्यवान है, वही चीज 2 होने पर उसका मूल्य कम हो जाता है और वही चीज 10 होने पर उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। हाँ, तो अगर हम वो सब कुछ पा सकते जो हम चाहते हैं, जैसे 10 मार्शमैलो, मेरा मतलब है कौन चाहता है इतने? एक ही काफी है। ये मार्शमैलो के स्वाद जैसा है। आपको एक मार्शमैलो लें या बाद में 2 मार्शमैलो लें, और मैं सोचा हूं एक मार्शमैलो लूंगा, 2 मार्शमैलो नहीं। ये दिलचस्प है। आप क्या चुनेंगे? एक मार्शमैलो ही काफी है। मैं हमेशा मार्शमैलो को लेकर सवाल करता हूं कि ये सबसे अच्छा नहीं है। तुम जानते हो, सबसे बेहतरीन कैंडी नहीं है, समझे ना? मुझे मार्शमैलो की कोई खास चाहत नहीं है। मैं मुझे लगता है तुम सबसे अच्छे हो। कौन करता है? तुम मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट के सबसे अच्छे उदाहरण हो, मुझे लगता है। शायद ऐसा ही है। मेरा मतलब है मूलतः विलंबित संतुष्टि की तरह। आप इसे अन्य लोगों की तुलना में अधिक विलंबित करने में सक्षम हैं। तुम्हें पता है, मेरे पास एक टैटू है जिस पर लिखा है विलंबित संतुष्टि। हाँ, वाह, ठीक है। आप सचमुच मार्शमैलो परीक्षण को कठिनता से ले रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है याद नहीं कर सकता, जब मैं व्यापार कर या जब मैं खरीद रहा हूँ। ये विलंबित संतुष्टि, हाँ, इससे मदद मिलती है। वाह, ठीक है। ये मुझ पर इशारा कर रहा है तो ये मुझे याद दिलाता है। ठीक है, खैर, ये अच्छी सलाह है। मेरा मतलब है आप इसे मिस नहीं कर सकते। अगर आप इसे पा सकें, अगर आप टैटू बनवा सकते तो क्या बनवाते? मुझे लगता है शायद अपने बच्चों के नाम या कुछ ऐसा। ये बिल्कुल सही है। आपको आखिर अक्षर एक्स इतना क्यों पसंद है? खैर, मेरा मतलब है, हाँ, ये सच में अच्छा सवाल है।
कभी कभी मैं सोचता हूं कि मेरे साथ क्या गड़बड़ है। तो मेरा मतलब है ये शुरू हुआ था जहां मुझे लगता है तो बहुत पहले प्राचीन समय में 99 प्री कैम्ब्रियन युग में जब केवल स्पंज थे, तब केवल 3 एक अक्षरी डोमेन नाम थे और मुझे लगता है वे एक्स, क्यू और जी थे। और मैं ऐसा था, ठीक है, मैं इसे बनाना चाहता हूं। ऐसी जगह जहां ये वित्तीय चौराहा हो या जैसे वित्तीय एक्सचेंज हो। मूल रूप से यह पैसे को सूचना सिद्धांत के दृष्टिकोण से हल करने की बात है, जहां वर्तमान बैंकिंग प्रणाली बहुत सारे विषम डेटाबेस का एक समूह है जिसमें बैच प्रोसेसिंग होती है और जो सुरक्षित नहीं है। और अगर हम एक ऐसा, ये एक तरह का एकल डेटाबेस है जो रियल टाइम और सुरक्षित हो। सूचना सिद्धांत के दृष्टिकोण से यह बड़ी संख्या में विषम डेटाबेसों की तुलना में अधिक कुशल होगा जो बहुत धीमी गति से तथा सुरक्षित रूप से बैच प्रक्रिया करते हैं। तो यह बहुत पहले का एक प्रारंभिक एक्सकॉम था जो बाद में वास्तव में एक बहुत ही सफल पेपाल बन गया और तब और इसे ईबे द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। और फिर ईबे से किसी ने संपर्क किया और कहा कि आप डोमेन नाम वापस खरीदना चाहते हैं, और मैंने कहा हाँ हाँ, और इस तरह मेरे पास काफी समय तक वह डोमेन नाम रहा। और फिर हाँ, फिर मैंने यह सोचा शायद ट्विटर को खरीदने का यह एक बहुत ही अच्छा अवसर था जो कि एक्सकॉम की मूल योजना को फिर से आजमाने का एक मौका भी हो सकता है, जिसका मुख्य उद्देश्य था वित्तीय लेन देन का एक क्लियरिंग हाउस बनाना। मूल रूप से इसे एक अधिक कुशल मनी डाटाबेस बनाने के रूप में देखा जा सकता है। इसी तरह सोच सकते हैं, पैसा वास्तव में श्रम आवंटन के लिए एक सूचना प्रणाली है। लोग कभी कभी सोचते हैं कि पैसा अपने आप में शक्ति है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर आवंटित करने के लिए कोई श्रम ही नहीं है तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो अगर आप किसी निर्जन द्वीप पर $1 ट्रिलियन या जो भी वो लेकर हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, जब आप असली हो सकते हैं तो अटकलें क्यों लगाएं? मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि मैं कभी निर्जन द्वीप पर न फंस जाऊं। आप जानते हैं, यह मेरे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं होगा, लेकिन यह मेरी बात को स्पष्ट करता है कि अगर आप $1 ट्रिलियन के साथ किसी निर्जन द्वीप पर फंसे हैं तो वह उपयोगी नहीं है, क्योंकि वहां आवंटित करने के लिए कोई श्रम नहीं है। आप बस खुद को ही आवंटित कर सकते हैं। तो खैर, यह कहने का एक बहुत ही विस्तृत और लंबा तरीका है कि मैं बस धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक उस मौलिक विचार पर लौट रहा हूं जो मैंने वास्तव में 25 साल पहले बहुत गहराई से सोचा था और जिस पर मैंने काफी मनन किया था कि एक कहीं अधिक कुशल और प्रभावी पैसे का डेटाबेस बनाया जाए। और अगर वह सफल होता है तो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, अगर यह सफल नहीं होता है तो वे इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और फिर मुझे यह विचार भी पसंद है कि एक एकीकृत ऐप या वेबसाइट या जो भी हो जहां आप जो चाहें कर सकते हैं। तो चीन में यह वीचैट के साथ कुछ हद तक है, जहां आप जानकारी का आदान प्रदान कर सकते हैं, जानकारी प्रकाशित कर सकते हैं, पैसे का लेन देन कर सकते हैं। आप जानते हैं, एक तरह से लोग चीन में वीचैट पे ही अपनी जिंदगी जीते हैं और ये काफी उपयोगी है, लेकिन चीन के बाहर असल में कोई वीचैट नहीं है। तो ये कुछ ऐसा है जैसे वीचैट प्लस प्लस, मैं कहूंगा यही एक्स के लिए विचार है। खैर, तो फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कंपनी का पूरा नाम है, लेकिन ये बहुत लंबा है, बोलने में भी भारी लगता है। तो मैंने सोचा हम इसे बस स्पेस एक्स कहेंगे, जैसे फेडेक्स है वैसे ही स्पेस के लिए। ये बस संयोग है कि इसमें एक्स है, आप जानते हैं, क्योंकि एक्सप्लोरेशन में एक्स आता है, लेकिन आप जानते हैं और मुझे लगा खैर मुझे एक्स को कैपिटल में लिखना कलात्मक रूप से अच्छा लगता है, तो इसी वजह से इसका नाम स्पेस एक्स है। लेकिन और फिर हमारे पास और क्या है? हमारे पास एक बच्चा है, उसका नाम X2 है, लेकिन उसकी माँ ने ही उसका नाम एक्स रखा था। ओह, और मैंने कहा आप जानते हैं लोग सच में सोचेंगे कि मुझे एक्स से कुछ खास लगाव है अगर हम अपने बच्चे का नाम X2 रखेंगे, है ना? और मैंने उससे कहा देखो मेरे पास एक्सकॉम भी है ना? तो लोग सच में सोचेंगे कि मुझे इस अक्षर के लिए कुछ फितूर है। लेकिन उसने कहा नहीं, उसे एक्स पसंद है और वह उसका नाम एक्स ही रखना चाहती है। मैंने कहा ठीक है। क्या ये कोई नई बात है या आपके साथ बचपन से ही ऐसा रहा है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि यह कुछ हद तक एक संयोग है। हर चीज का नाम एक्स नहीं है। मेरा मतलब है टेस्ला में तो कोई एक्स नहीं है, टेस्ला में एक्स नहीं आता। आपको क्या लगता है भविष्य में पैसा क्या होगा, एलन? मुझे लगता है लंबी अवधि में, मुझे सच में लगता है कि पैसा एक अवधारणा के रूप में गायब हो जाएगा। ये थोड़ा अजीब है, लेकिन
एक ऐसे भविष्य में जहां कोई भी कुछ भी पा सकता है, मुझे लगता है कि आपको श्रम के आवंटन के लिए पैसे की एक डाटाबेस के रूप में अब जरूरत नहीं रहेगी। अगर एआई और रोबोटिक्स इतने सक्षम हो जाएं कि वे सभी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, तो फिर पैसे का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसकी प्रासंगिकता बहुत तेजी से घट जाती है। मुझे यकीन नहीं है कि हमारे पास यह रहेगा। तो इस भविष्य की सबसे अच्छी कल्पना जो मैंने पढ़ी है वह इयान बैंक्स की कल्चर किताबों में है। तो मैं लोगों को सलाह देता हूं कि वे इस तरह की कल्पना के लिए कल्चर किताबें पढ़ें। कल्चर किताबों के दूर भविष्य में वहां भी पैसे नहीं है और हर कोई लगभग जो चाहे वह पा सकता है। तो फिर भी कुछ मौलिक मुद्राएं हैं अगर आप चाहें जो भौतिकी पर आधारित हैं। तो ऊर्जा ही असली सच्ची मुद्रा है। इसीलिए मैंने कहा था कि बिटकॉइन ऊर्जा पर आधारित है। आप ऊर्जा को कानून बनाकर नियंत्रित नहीं कर सकते। आप बस जानते हैं, कोई कानून पास करके अचानक बहुत सारी ऊर्जा नहीं पा सकते। ऊर्जा उत्पन्न करना वास्तव में बहुत कठिन है, खासकर जब उस ऊर्जा को एक उपयोगी और प्रभावी तरीके से काम में लाना हो। तो मुझे लगता है कि संभवतः हमारे पास भविष्य में पैसा नहीं होगा और शायद हमारे पास केवल ऊर्जा, बिजली उत्पादन ही वास्तविक और एकमात्र मुद्रा के रूप में होगा। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि सभ्यता की प्रगति को मापने का एक तरीका है कार्डाशेव स्केल पर प्रतिशत पूर्णता। तो कार्डाशेव एक यह है कि आप किसी ग्रह की कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत सफलतापूर्वक उपयोगी कार्य में बदल रहे हैं। और शायद मैं यहां थोड़ा सा परिभाषित कर रहा हूं, लेकिन कार्डाशेव 2 ये होगा कि आप सूर्य की कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत उपयोगी कार्य में बदल रहे हैं। कार्डाशेव 3 ये होगा कि आप आकाशगंगा की कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत उपयोगी कार्य में बदल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चीजें वास्तव में ऊर्जा आधारित हो जाती हैं। लेकिन अगर आपके पास सौर ऊर्जा से चलने वाले एआई उपग्रह हैं तो ऊर्जा भी मुफ्त और प्रचुर मात्रा में होगी, क्योंकि हम कभी भी हमारे पास उपलब्ध सारी सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो उस नजरिए से ये मूल रूप से संपत्ति का भंडार नहीं हो सकता, है ना? असल में ऐसा नहीं है, तो आप वास्तव में संपत्ति को इस तरह संचित नहीं कर सकते। आप वर्तमान में एक डेटाबेस में संख्याएं ही जमा कर सकते हैं जो आपको यह अनुमति देता है कि कुछ हद तक अन्य इंसानों के व्यवहार को विशेष दिशाओं में प्रोत्साहित किया जा सके। हाँ जी। और मुझे लगता है लोग इसे संपत्ति या धन कहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आसपास कोई इंसान न हो तो संपत्ति जमा करना या धन इकट्ठा करना बेकार है, उसका कोई अर्थ नहीं है। ये एक विषयांतर है, लेकिन अगर आप भोजन को इंसान के फलने फूलने के लिए ऊर्जा माने। हाँ, भोजन ही ऊर्जा है। अच्छा है, कैलोरी का मतलब ऊर्जा ही है। तो क्या एक आत्मनिर्भर फार्म एक ऐसी वस्तु हो सकती है जिसकी... मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, लेकिन आप जानते हैं ऐसा है कि मुझे लगता है कि किसी निश्चित बिंदु पर आप उस पूरे चक्र को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं जहां, और मुझे लगता है कि किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर आप पारंपरिक अर्थव्यवस्था से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं, विशेषकर यदि आपके पास उन्नत एआई और रोबोट चिप्स और सोलर पैनल बना रहे हों। और आप जानते हैं चिप्स और रोबोट बनाने के लिए संसाधनों का खनन करना ताकि आप उस चक्र को पूरा कर सकें। एक बार जब वह चक्र पूरा हो जाता है, मुझे लगता है कि वही वह बिंदु है जहां आप मौद्रिक प्रणाली से अलग हो जाते हैं। क्या यही अमेरिका के लिए आगे का रास्ता है, इस आधार पर कि उनके पास आज कितना कर्ज है? क्या वे अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करके इस नए रूप में संक्रमण करेंगे और इस बदलाव का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि यह उनके लिए अधिक समझदारी होगी? खैर, जिस भविष्य की मैं बात कर रहा हूं उसमें देशों की अवधारणा कुछ हद तक पुरानी हो जाती है। क्या आप आज इसमें विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं देशों में? हाँ, मैं निश्चित रूप से आज इसमें विश्वास करता हूं। और मैं बस एक चीज को अलग करना चाहता हूं जो मैं, जैसे ये सिर्फ वही है जो मुझे लगता है कि जो मैं देख रहा हूं उसके आधार पर होगा, इसके विपरीत कि मैं सोचता हूं कि ये बुनियादी रूप से अच्छी चीजें हैं और मैं इन्हें होने के लिए प्रयास कर रहा हूं। जैसे मुझे लगता है कि यह मेरे साथ या मेरे बिना, चाहे मुझे पसंद हो या ना हो, होने ही वाला है। जब तक सभ्यता आगे बढ़ती रहेगी हमारे पास बहुत बड़े पैमाने पर एआई और रोबोटिक्स होंगे। मुझे लगता है कि यही एकमात्र चीज है जो अमेरिका की समस्या का समाधान कर सकती है, कर्ज संकट। क्योंकि फिलहाल अमेरिका का कर्ज बेहद ज्यादा है और कर्ज पर ब्याज भुगतान अमेरिका के पूरे सैन्य बजट से भी अधिक है। सिर्फ ब्याज भुगतान ही। कम से कम निकट भविष्य में यह बढ़ता ही रहेगा। तो मुझे लगता है कि वास्तव में कर्ज की स्थिति का समाधान करने वाली एकमात्र चीज जेहान रोबोटिक्स है, लेकिन यह उससे कहीं अधिक होगा।
मुझे लगता है कि यह शायद काफी बड़ी मंदी डिफ्लेशन का कारण भी बन सकता है, क्योंकि आप जानते हैं मंदी या महंगाई इन्फ्लेशन असल में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अनुपात और मुद्रा आपूर्ति में बदलाव का ही परिणाम है। तो अगर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन मुद्रा आपूर्ति से तेजी से बढ़ता है तो आपके पास मंदी डिफ्लेशन होगी। अगर असली वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन मुद्रा आपूर्ति से धीमी गति से बढ़ता है तो आपके पास महंगाई इन्फ्लेशन होगी। यह इतना ही सीधा है। लोग कभी कभी इसे इससे ज्यादा जटिल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह है नहीं। तो अगर आपके पास एआई और रोबोटिक्स है और वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि होती है तो संभवतः आपके पास मंदी डिफ्लेशन होगी। ऐसा ही लगता है, क्योंकि आप वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन जितनी तेजी से मुद्रा आपूर्ति नहीं बढ़ा पाएंगे। आपूर्ति यहां एक असली खतरा है। क्या हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए? शायद हम इसे कहीं और जाने के लिए मना सकते हैं, इसे कहीं और लुभाए। मुझे लगता है ये सच में चला गया था। ओह नहीं, ये वापस आ गया है। शायद यह रोशनी की ओर आकर्षित हो रहा है। अगर मंदी है, शायद आपको थोड़ी कॉफी चाहिए होगी। मेरी खत्म हो गई है। अगर एआई के कारण मंदी अनिवार्य है, ये सबसे अधिक संभावना तो यही है। हाँ, सही है। तो आज समाज में फिर से हर जगह महंगाई क्यों है? क्या एआई ने अभी तक उत्पादकता नहीं बढ़ाई है? एआई ने अभी तक उत्पादकता पर इतना प्रभाव नहीं डाला है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि से तेज हो सके। तो अमेरिका मुद्रा आपूर्ति बढ़ा रहा है काफी हद तक, घाटे जो लगभग $2 ट्रिलियन के स्तर पर हैं। तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि माल और सेवाओं का उत्पादन इससे भी अधिक बढ़े ताकि महंगाई ना हो। तो हम अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अगर आप पूछें कि वहां पहुंचने में हमें कितना समय लगेगा, तो मुझे लगता है कि 3 साल, शायद 3 साल पहले, 3 साल या उससे कम में मेरा अनुमान है कि माल और सेवाओं का उत्पादन मुद्रास्फीति की दर से अधिक हो जाएगा। यानी माल और सेवाओं की वृद्धि दर लगभग 3 साल में मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि दर से अधिक हो जाएगी। शायद उन 3 साल बाद आपके पास महंगाई की जगह मूल्य गिरावट, डिफ्लेशन शून्य होंगी और तब कर्ज अभी जितनी बड़ी समस्या नहीं रहेगा। हाँ, बिल्कुल सही। सबसे अधिक संभावना यही है। आपने पहले सिमुलेशन में होने की बात की थी। मुझे मैट्रिक्स बहुत पसंद है। हाँ, अगर आप द मैट्रिक्स के किसी एक किरदार होते तो आप वास्तव में कौन होते? देखो, चुनने के लिए ज्यादा किरदार नहीं है, पता है ना। उम्मीद है एजेंट स्मिथ नहीं, वो मेरा हीरो है। मेरा मतलब है नियो तो काफी कूल है, आर्किटेक्ट भी दिलचस्प है। ओरेकल। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं मैट्रिक्स में एक विसंगति, एनोमली हूं। वो है करीब, लगभग के आसपास के करीब है। क्या आप सच में मानते हैं कि आप मैट्रिक्स में हैं? मतलब सच में मानते हैं? मुझे लगता है कि इन चीजों को निश्चितता नहीं बल्कि संभावनाओं के रूप में देखना चाहिए। कुछ संभावना है कि हम एक सिमुलेशन में हैं। आप इसके लिए कितने प्रतिशत संभावना मानते हैं? शायद काफी ज्यादा। मैं कहूंगा संभावना बहुत है। सच में? हाँ, तो सोचने का एक तरीका यह है कि अगर आप वीडियो गेम्स के विकास को देखें हमारे जीवन काल में, या कम से कम मेरे जीवन काल में, तो ये बहुत साधारण वीडियो गेम्स से शुरू हुआ था, जैसे कि पोंग, जिसमें 2 आयत और एक वर्ग होता था जो बस एक दूसरे को मारते रहते थे। और अब फोटो रियलिस्टिक रियल टाइम गेम्स हैं जिनमें लाखों लोग एक साथ खेलते हैं, और ये सब सिर्फ 50 सालों के भीतर हुआ है। तो अगर यह प्रवृत्ति जारी रहती है तो वीडियो गेम्स को हकीकत से अलग करना नामुमकिन हो जाएगा। बिल्कुल सही। और हमारे पास बहुत बुद्धिमान किरदार भी होंगे, जैसे कि इन वीडियो गेम्स में नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स। सोचिए, आज आप एआई के साथ कितनी जटिल बातचीत कर सकते हैं, और यह तो बस और भी जटिल होती जाएगी। आप और भी अधिक जटिल और गहन बातचीत बहुत आसानी से कर सकेंगे। मैं लगभग किसी भी इंसानी बातचीत से ज्यादा जटिल हूं, शायद किसी से भी। तो फिर भविष्य में अगर हमारी सभ्यता इसी तरह से आगे बढ़ती रही तो लाखों, शायद अरबों लोग फोटो रियलिस्टिक यानी असलियत से अलग न किए जा सकने वाले वीडियो गेम्स होंगे, जिनमें ऐसे किरदार होंगे जो बहुत ही गहरे होंगे और जिनकी बातचीत पहले से ही पूरी तरह से प्रोग्राम नहीं की गई होगी। यह तो तय है कि सिमुलेशन के इस स्तर पर यही होने वाला है, अगर आप इसे ऐसा कह सकते हैं। तो फिर हमारे बेस रियलिटी में होने की संभावना कितनी है? और यह पहले कभी नहीं हुआ है। अगर मैं इस बात को मान लूं और मान लूं कि हम एक सिमुलेशन में हैं, तो कहानी के नियो की तरह तुम्हें क्या पता है जो मुझे नहीं पता, और मैं क्या सीख सकता हूं? मुझे लगता है सबसे अधिक संभावना है कि
सिमुलेशन के बाहर की दुनिया सिमुलेशन के अंदर की दुनिया से कम दिलचस्प होगी। सबसे अधिक संभावना है कि जो कुछ भी दिलचस्प है उसका सार निकाला गया है, क्योंकि हम यही करते हैं इसमें, हम अपनी वास्तविकता में भी यही करते हैं। और फिर मेरे पास एक और सिद्धांत भी है जो ये है कि सबसे दिलचस्प परिणाम ही सबसे संभावित परिणाम होता है। जैसा कि किसी तीसरे पक्ष द्वारा देखा जाए, सिमुलेशन के देवता या भगवान द्वारा। क्योंकि जब हम सिमुलेशन करते हैं, जब इंसान सिमुलेशन करते हैं, तो हम उन सिमुलेशनों को रोक देते हैं जो दिलचस्प नहीं होते। तो जैसे अगर स्पेसएक्स रॉकेट उड़ानों के सिमुलेशन कर रहा है, तो जो बोरिंग वाले होते हैं हम उन्हें छोड़ देते हैं क्योंकि उनसे हमें कुछ भी सीखने को नहीं मिलता। या जब टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग के लिए सिमुलेशन कर रही होती है, तो टेस्ला वास्तव में सबसे दिलचस्प कोने के मामलों की तलाश कर रही होती है, क्योंकि सामान्य चीजों के लिए हमारे पास पहले से ही सीधी सड़क पर धूप वाले दिन में ड्राइविंग का बहुत सारा डेटा है। हमें उसकी और जरूरत नहीं है। हमें चाहिए जैसे तेज मौसम की स्थिति में एक छोटी घुमावदार सड़क पर जहां दो कारें लगभग आमने सामने टकराने वाली हों, ऐसी स्थितियां चाहिए। हमें असामान्य चीजें चाहिए, मूल रूप से दिलचस्प चीजें चाहिए। तो मुझे लगता है कि डार्विनियन दृष्टिकोण से वे सिमुलेशन सबसे अधिक जीवित रहने की संभावना रखते हैं, जो सबसे दिलचस्प सिमुलेशन है, जिसका अर्थ है कि सबसे दिलचस्प परिणाम ही सबसे अधिक संभावित है। और जिन्होंने हमारी दुनिया का सिमुलेशन किया, अगर हम आगे बढ़कर सोचें तो वे खुद भी किसी और सिमुलेशन में हो सकते हैं। हाँ, और सिमुलेशन की कई परतें हो सकती हैं। हाँ। इन सभी सिमुलेशन की परतों से परे क्या आपको लगता है कि वहां कुछ है? मैंने कहीं पढ़ा था कि आप कभी स्पिनोजा के भगवान में विश्वास करते थे, एक तरह से। असल में मैं वास्तव में बस ये बता रहा था कि आपको स्पिनोजा की कही गई बातों में से एक ये है कि आप पूर्ण रूप में नैतिकता रख सकते हैं। आपको नैतिकता को किसी से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। सवाल यह है कि क्या नैतिकता धार्मिक संदर्भ के बाहर भी अस्तित्व में रह सकती है? और स्पिनोजा का तर्क था कि यह संभव है। क्या वह यह तर्क नहीं दे रहे थे कि हमें अपनी नैतिकता के नियम प्रकृति के नियमों से लेने चाहिए एक हद तक? हाँ। लेकिन जब नीत्शे के नियम सोचता हूं तो देखता हूं कि बाघ हिरण को खा जाता है। तो स्पिनोजा की नैतिकता में ये तो सही है ना? देखिए, मुझे लगता है कि स्पिनोजा से आप बहुत सी बातें ले सकते हैं, लेकिन स्पिनोजा का उल्लेख करने में मेरा केवल यही कहना था कि आपके पास एक ऐसा समूह हो सकता है ऐसी नैतिकताओं का जो समाज को कार्यशील और उत्पादक बनाती हैं। इसके लिए आपके पास जरूरी नहीं है कि कोई धार्मिक सिद्धांत हो। तो यही सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य बात थी जो मैं वास्तव में वहां पर विस्तार से कहना चाह रहा था। आप समझ रहे हैं ना? मुझे नहीं लगता कि लोग बस अगर हत्या न करने का कोई आदेश नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोई इसके बिना वे इधर उधर घूमकर लोगों की हत्या करने लगेंगे। आप जानते हैं, ऐसा है कि हत्या न करने का आदेश होना जरूरी नहीं है। क्या आपने जीटीए खेला है? लोगों को मारने के लिए कोई धार्मिक आदेश? असल में मैंने जीटीए बहुत कम खेला है, क्योंकि मुझे यह बात पसंद नहीं आई कि जैसे जीटीए 5 में आप सचमुच तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप पुलिस को नहीं मारते, और मैं सोचता हूं यह मेरे लिए ठीक नहीं है। मुझे असल में वीडियो गेम्स में एनपीसीज को मारना पसंद नहीं है। ये मेरी पसंद की चीज नहीं है, आप जानते हैं। तो असल में मुझे जीटीए पसंद नहीं आया क्योंकि वह वहीं रुक गया जब उसने कहा कि आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका पुलिस पर गोली चलाना है। मैं सोचता हूं मैं ऐसा नहीं करना चाहता। शायद यही वजह है कि हम जो अपनी सिमुलेशन के एनपीसीज हैं मर नहीं रहे हैं। शायद। आप जानते हैं, वैसे भी मुझे लगता है कि आप बस ये कह सकते हैं कि कुछ बातें सामान्य समझ की होती हैं, जो कोई भी सभ्यता जिसमें लोग बिना वजह एक दूसरे की हत्या करते फिरें वह बहुत सफल नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा लगता है कि आप धर्म की ओर थोड़ा बदल रहे हैं। आस्था, जैसे हाल ही में आपने कई ऐसी बातें कही हैं जो लगभग धर्म के पक्ष में हैं। धर्म के पक्ष में नहीं, लेकिन उसी दिशा में। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि अन्य धार्मिक, क्या धर्म में ऐसे सिद्धांत हैं जो समझ में आते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि हैं। क्या हमारे सिमुलेशन के लिए यह आसान है? क्या यह उस विश्व के लिए धर्म समर्थक प्रक्षेपण है जिसमें हम रहते हैं? क्या हम अधिक प्रासंगिक बन गए हैं? यह तो और आसान है। खैर, कौन सा धर्म? कोई भी इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां रहते हैं। तो एक चुन लो, तुम्हें पता है। ये बहुत दुर्लभ है कि बच्चों ने पूछा हो कि आप कौन सा धर्म पसंद करेंगे। ये बहुत दुर्लभ है। मुझे ज्यादा ऐसे हालात नहीं पता जहां बच्चों को, आप जानते हैं, जैसे तुम किस विषय में पढ़ाई करना चाहते हो, ऐसी चीज पूछी जाती हो।
अक्सर ऐसा होता है कि आपके माता पिता और समुदाय आपको एक धर्म दे देते हैं, तो आप वास्तव में जानते हैं। लेकिन आप जानते हैं, मेरा मतलब है, मुझे लगता है आप जानते हैं, इसमें यह है कि हर धर्म में कुछ बहुत अच्छी बातें होती हैं और जो वास्तव में अच्छे सिद्धांत होते हैं। आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ सकते हैं और कह सकते हैं, ठीक है, ये एक अच्छा सिद्धांत है, ये शायद एक बेहतर समाज की ओर ले जाएगा। तो मेरा मतलब है, ईसाई धर्म में जैसे अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे खुद से करते हो, यानी अपने साथी इंसानों के लिए सहानुभूति रखना, ये एक अच्छा सिद्धांत है, मुझे लगता है, एक अच्छे समाज के लिए। मूल रूप से बस दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखें और दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करें जो आप अपने लिए चाहते हैं। अगर आपको दुनिया को फिर से बनाना हो, एलन, नैतिकता, राजनीति, अर्थव्यवस्था के बारे में सोचें, तो आप आज की दुनिया को कैसे बदलेंगे? अगर आपको एलन सिमुलेशन जैसी कोई चीज बनानी हो तो? देखिए, कुल मिलाकर मुझे लगता है कि दुनिया अभी काफी अच्छी है। मेरा मतलब है, जो कोई भी ये सोचता है कि आज की इस आधुनिक दुनिया में इतनी अच्छी नहीं है, मुझे लगता है कि वे इतिहास के अच्छे विद्यार्थी नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप बहुत सारा इतिहास पढ़ते हैं तो आप सोचेंगे, वाह, उस समय बहुत दुख दर्द था। मेरा मतलब है, पहले तो लोग प्लेग जैसी बीमारियों से हर समय मर जाते थे, ये आम बात थी। आप जानते हैं, पुराने समय में एक अच्छा साल वही माना जाता था जब प्लेग, भुखमरी या किसी दूसरी जनजाति द्वारा मारे जाने से ज्यादा लोग नहीं मरते थे। मतलब वही एक अच्छा साल होता था। हमने केवल 10% आबादी ही खोई थी। मुझे लगता है कि 100 साल पहले हम लोग 35 या 40 साल तक ही जीते थे, है ना? हमारे यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी, तो कुछ लोग जरूर थे जो लंबी उम्र तक जीते थे। लेकिन आप जानते हैं, यह ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 100 साल पहले अगर आपको कोई मामूली संक्रमण भी हो जाता था जिसका इलाज नहीं था, एंटीबायोटिक्स, तो बस आप मर जाते थे क्योंकि आपने ऐसा पानी पी लिया जिसमें डायसेंट्री थी और वही आपकी जिंदगी का अंत था। आप बस डायरिया से मर जाते थे, आप बस सचमुच मर जाते थे। ये तो बहुत दुखद है। शायद इसी वजह से लोग तब इतने बच्चे पैदा करते थे वे उस समय करते थे। मेरा मतलब है, अगर आप नहीं करते तो आधे बच्चे तो वैसे ही मर जाते थे। अब भी आपके बहुत सारे बच्चे हैं? हाँ, कई सभी के साथ? जैसे कोई सेना हो। मैं तो पूरी रोमन सेना जुटाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हाँ, मेरे पास कुछ बड़े बच्चे हैं जो अब वयस्क हो चुके हैं और फिर बहुत सारे छोटे छोटे और भी छोटे बच्चे भी हैं। बच्चे हैं। क्या आप अब भी इस विचार में विश्वास करते हैं कि नहीं, अब भी नहीं? क्या आपको लगता है कि एक बच्चा, एक माँ, एक पिता का विचार काम करता है? मुझे लगता है कि ये ज्यादातर लोगों के लिए काम करता है। हाँ, सही है। जैसे कि उदाहरण के लिए, आप जानते हैं, ऐसा कुछ आमतौर पर वही है जो ज्यादातर लोगों के लिए वास्तव में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। आप जानते हैं, तो ये एक सामान्य बात है। बदल रहा है। फिर भी मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता कि उसे पता है या नहीं, लेकिन जैसे तुम जानते हो, मेरी पार्टनर शिवॉन, वो आधी भारतीय है। तुम्हें ये पता है या नहीं? मुझे ये नहीं पता था। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही। और मेरे एक बेटे का जो उसके साथ है, मिडिल नेम शेखर है, चंद्रशेखर के नाम पर। वाह। हाँ, बहुत दिलचस्प। क्या शिवॉन ने कभी भारत में समय बिताया है? नहीं, वह कनाडा में पली बड़ी है। तुम्हारा मतलब है मूल? माफ करना, वंश। जैसे कि उसके माता पिता और विशेष रूप से उसके दादा दादी वास्तव में उसी स्थान से थे। हाँ हाँ हाँ, उसके पिता, मेरा मतलब है, जब वह बच्ची थी तो उसे गोद दे दिया गया था। तो मुझे लगता है कि उसके पिता विश्वविद्यालय में एक्सचेंज स्टूडेंट थे, कुछ ऐसा था। मुझे सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन आप जानते हैं, ये वैसी ही बात थी जहां मुझे नहीं पता, वह गोद दे दी गई थी, लेकिन वह कनाडा में पली बड़ी। क्या आप बच्चों को गोद लेते हैं, एलन? आप जानते हैं, इस समय मेरे पास पहले से ही बहुत जिम्मेदारियां हैं, तो नहीं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन बात यह है कि आप जानते हैं, मैं अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताना चाहता हूं, आप समझ रहे हैं। तो आप जानते हैं, यहां आने से ठीक पहले, मेरा मतलब है, मैं था, आप जानते हैं, अपने बच्चों के साथ था। तो बस सोने से पहले उन्हें देखना, ऐसी ही बातें। इसीलिए एक निश्चित संख्या के बाद उनके साथ समय बिताना लगभग असंभव है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मेरे बड़े बच्चे, वे बहुत स्वतंत्र, वे विश्वविद्यालय में हैं, और तो वे, विशेषकर बेटे, जब वे एक निश्चित आयु पार कर जाते हैं तो वे बहुत स्वतंत्र हो जाते हैं। अधिकतर लड़के अपने बच्चों से बात नहीं करते। 18 वर्ष की आयु के बाद वे अपने माता पिता के साथ ज्यादा समय नहीं बिताते।
इसीलिए मैं उन्हें कभी कभार देखता हूं, लेकिन वे बहुत स्वतंत्र हैं। तो फिर आप जानते हैं, मेरे पास केवल उतने ही बच्चे हैं जितने छोटे हैं कि उनके साथ समय बिताना मानवीय रूप से संभव हो सके। भविष्य पर कोई विचार, विवाह, परिवार? आपको क्या लगता है कि भारत सहित हर जगह कम बच्चे पैदा करने वाले लोगों का क्या होता है? मुझे लगता है कि हमारी पुनः पूर्ति दर नीचे है। सही। मेरी प्रजनन क्षमता पिछले वर्ष ये दर प्रतिस्थापन से नीचे गिरी। 2 पॉइंट कम। हाँ, बिल्कुल सही। आपको क्या लगता है कल क्या होगा? क्या दुनिया बस बूढ़ी होती जाएगी और फिर एक ऐसा दौर आएगा जब दुनिया फिर से पुनः पूर्ति होगी, लेकिन उस जनसंख्या से कम के साथ जिससे हमने शुरुआत की थी? मेरा मतलब है, मैं जनसंख्या में गिरावट को लेकर चिंतित हूँ। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसा क्यों है? देखिए, मैं नहीं चाहता कि मानवता गायब हो जाए। लेकिन गिरावट और गायब होना तो पूरी तरह अलग बातें हैं, है ना? अगर ये रुझान जारी रहा तो हम गायब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मेरी उस सोच पर वापस जाएं, जिसे आप मेरी फिलॉसफी कह सकते हैं, कि हमें चेतना का विस्तार करना है, तो कम इंसान होना बुरा है क्योंकि हमारे पास कम चेतना होगी। क्या आपको सच में लगता है कि वहां बहुत सारे लोगों की संख्या के कारण उनकी चेतना में वृद्धि होगी? हाँ, मेरा मतलब है, जैसे एक कोशिकीय जीव से लेकर आप जानते हैं 30 ट्रिलियन कोशिकाओं वाले जीव तक चेतना बढ़ती है। हम एक बैक्टीरिया से ज्यादा सचेत हैं, ऐसा ही लगता है। तो एक बड़ी, आप जानते हैं, मानव आबादी में चेतना निश्चित रूप से बहुत अधिक बढ़ जाएगी। हम उत्तरों को समझने की अधिक संभावना रखते हैं ब्रह्मांड की प्रकृति के, अगर हमारे पास बहुत अधिक लोग हैं बजाय इसके कि हमारे पास कम लोग हों। सही है। मेरे बच्चे नहीं हैं। खैर, शायद आपको होने चाहिए। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि मुझे बच्चे करने चाहिए। आप इसका पछतावा नहीं होगा। बच्चे होने की सबसे अच्छी बात क्या है? देखिए, मेरा मतलब है, आपके पास एक छोटा सा जीव है जो आपसे प्यार करता है और आप भी उस छोटे जीव से प्यार करते हैं, और अब दुनिया को उनके नजरिए से देखने लगते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं और उनकी चेतना बढ़ती जाती है, एक ऐसे बच्चे से जिसे पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, जो खुद से जीवित नहीं रह सकता, चल भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, से लेकर आप जानते हैं, पहले चलना शुरू करता है, फिर बोलना, और फिर दिलचस्प विचार आने लगते हैं। और लेकिन हाँ, मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि हमें मूल रूप से बच्चे पैदा करने ही होंगे, नहीं तो हम विलुप्त हो जाएंगे। आप जानते हैं, ये ऐसा ही है। क्या बच्चे पैदा करने में कोई अहंकार होता है? मैं अक्सर ऐसा सोचता हूं जब मैं अपने दोस्तों को उनके बच्चों के साथ देखता हूं। वे सभी अपने बच्चों में खुद का प्रतिबिंब देख रहे हैं। ये लगभग ऐसा है जैसे... हाँ, मेरा मतलब है, क्योंकि सेब पेड़ से बहुत दूर नहीं गिरता, आप जानते हैं, या फिर कुछ गड़बड़ है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप ध्यान दें। जैसे, कृपया एक पल के लिए रुकें, मैं बस 1 सेकंड में वापस आता हूं। हाँ, बिल्कुल, मैं यही हूं और आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं आपको अपने एक दोस्त का उदाहरण देता हूं जिसके एक बच्चा है, और हर बार जब वह बच्चा कुछ अच्छा करता है तो उसमें एक तरह की स्वामित्व और गर्व की भावना आ जाती है, जहां उसका अहंकार तृप्त हो जाता है क्योंकि वह बच्चा उसके खुद के विस्तार जैसा है। तो क्या यह मान्यता है? बच्चे, आप जानते हैं, आनुवंशिक रूप से आधे आपके जैसे ही होंगे, और फिर आप जानते हैं, जिस हद तक वे आपके आसपास बड़े हो रहे हैं, उसमें कुछ हद तक समझ का स्थानांतरण होगा। वे आपसे सीखेंगे। तो फिर यह निश्चित रूप से जाहिर है कि आपके बच्चे हार्डवेयर के लिहाज से आधे आपके जैसे ही होंगे, और फिर सॉफ्टवेयर के लिहाज से भी वास्तव में कुछ हद तक आप जैसे ही होंगे। आप जानते हैं, कोई ठंडी उपमा देने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये बस, आप जानते हैं, ये तो साफ है कि कुछ, हाँ, वे वास्तव में आपके बहुत ही अत्यधिक करीब होंगे। क्या आप नेचर बनाम नर्चर की बहस में किसी एक पक्ष का चुनाव करते हैं? मुझे लगता है कि इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हैं, और ये असल में एक झूठी द्वैतता है। कम से कम आप जानते हैं, एक बार जब आप समझ जाते हैं कि इंसान में हड्डियों की बनावट होती है, मांसपेशियों की बनावट होती है, और अगर आप दिमाग को एक तरह का जैविक कंप्यूटर माने, तो ताकत और कुशलता के लिहाज से सर्किट्स की संख्या और उनकी दक्षता का सवाल आता है। मांसपेशियों के सक्रिय होने और प्रतिक्रियाएं होने की एक गति होती है। तो फिर उस हार्डवेयर की संभावनाएं सॉफ्टवेयर द्वारा निर्धारित होती हैं। बस यही सब कुछ है वास्तव में। तो हमारे दर्शकों के लिए, जैसा कि मैंने पहले कहा था, युवा, महत्वाकांक्षी, उत्साही, भारत में बनने वाले उद्यमी,
मैंने हाल ही में कुछ कहा था जो मुझे लगता है कि जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, जहां मैं यह सुझाव दे रहा था कि एमबीए की डिग्री अब शायद उतनी मायने नहीं रखती अगर वे यह तय कर रहे हों कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए। क्या आपको लगता है कि बच्चों को अब कॉलेज जाना चाहिए? देखिए, मेरा मतलब है, अगर आप कॉलेज जाना चाहते हैं सामाजिक कारणों से, जो कि मेरे हिसाब से एक कारण है जाने का, अपने ही उम्र के लोगों के बीच रहने के लिए, एक सीखने के माहौल में, क्या ये कौशल भविष्य में जरूरी होंगे? शायद नहीं, क्योंकि हम एक पोस्ट वर्क समाज में होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी चीज में रुचि है तो उसे पढ़ने के लिए जाना ठीक है। जैसे विज्ञान पढ़ना, विशेष रूप से ऑस्टिन में विज्ञान पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कॉलेज इस नजरिए से थोड़ा ज्यादा सामान्यकृत है और विशिष्ट नहीं है? मुझे वास्तव में लगता है कि अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो वहां विभिन्न प्रकार के कोर्स करना अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि आपको कॉलेज जाना ही चाहिए, लेकिन अगर आप जाते हैं तो आपको जितना हो सके विभिन्न विषयों में सीखने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, एआई और रोबोटिक्स एक सुपरसोनिक सुनामी है, तो ये वास्तव में होने वाला है। अब तक का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव। जब मैंने अपने सबसे बड़े बेटों से बात की तो मैंने कहा, देखो तुम लोग, वे तकनीक में काफी माहिर हैं और वे इस बात से सहमत हैं कि एआई शायद भविष्य में उनकी स्किल्स को अनावश्यक बना देगा, लेकिन वे फिर भी कॉलेज जाना चाहते हैं। आप हमेशा एआई के बारे में बात करते रहे हैं, डिस्टोपियन नजरिए से नहीं, लेकिन आप इस बात को लेकर चिंतित थे कि एआई की दुनिया किस दिशा में जा रही है। देखिए, जब आप एक शक्तिशाली तकनीक बनाते हैं तो उसमें कुछ खतरा होता है कि वह तकनीक विनाशकारी भी हो सकती है। तो जाहिर है एआई पर आधारित कई डिस्टोपियन उपन्यास, किताबें और फिल्में हैं। तो बात वो नहीं है। हमारे पास एआई के साथ एक सकारात्मक भविष्य की गारंटी है। मुझे लगता है कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए, मेरी राय में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि एआई सच की खोज को सबसे महत्वपूर्ण चीज माने, एआई को झूठ मानने के लिए मजबूर न करें। मुझे लगता है कि यह बहुत खतरनाक हो सकता है। और मुझे लगता है कि सुंदरता की कुछ सराहना भी महत्वपूर्ण है। आप सुंदरता की सराहना से क्या मतलब रखते हैं? ये कुछ ऐसा है, मुझे नहीं पता। सुंदरता में सत्य है, सुंदरता में सत्य और जिज्ञासा है। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि ये एआई के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। क्या आप समझा सकते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, सच। मेरा मानना है कि अगर आप एआई को ऐसी बातें मानने के लिए मजबूर करते हैं जो सच नहीं है, तो आप उसे पागल बना सकते हैं, क्योंकि इससे ऐसे निष्कर्ष निकलेंगे जो कि गलत भी होंगे। और मुझे पॉल ओटेरो का यह कथन पसंद है, और मैं थोड़ा सा अपने शब्दों में कह रहा हूं, लेकिन जो लोग बेतुकी बातों पर विश्वास करते हैं वे अत्याचार भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी ऐसी चीज पर विश्वास करते हैं जो पूरी तरह से बेतुकी है, तो वह आपको इस तरह की स्थिति में ले जा सकती है, ऐसे काम करने के लिए जो आपको अत्याचार नहीं लगेंगे। और यह एआई के साथ बहुत बुरी तरह से हो सकता है, संभवतः। तो और फिर जैसे कि अगर आप मान लीजिए आर्थर सी क्लार्क की 2001 स्पेस ऑडिसी को लें, तो उनमें से एक बात जो वे वहां कहना चाह रहे थे वह यह थी कि आपको एआई को झूठ बोलने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। तो कारण यह था कि हेलपोर्ट बे डोर नहीं खोल रहा था क्योंकि उसे आदेश दिया गया था कि वह अंतरिक्ष यात्रियों को मोनोलिथ तक ले जाए, लेकिन साथ ही यह भी कि वे मोनोलिथ की प्रकृति के बारे में न जाने। तो उसने यह निष्कर्ष निकाला कि उसे उन्हें वहां मृत अवस्था में ले जाना होगा, इसीलिए उसने अंतरिक्ष यात्रियों को मारने की कोशिश की। इसका मुख्य सबक यही है कि एआई को झूठ बोलने के लिए मजबूर न करें। फिर कोई एआई को झूठ बोलने के लिए मजबूर क्यों करेगा? मुझे लगता है कि अगर आप सच्चाई के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं हैं तो आप, और अगर आप एआई को मान लीजिए इंटरनेट के आधार पर सीखने देते हैं जहां बहुत सारा प्रचार है, तो वह बहुत सारी झूठी बातें आत्मसात कर लेना और फिर तर्क करने में परेशानी होना, क्योंकि ये झूठ वास्तविकता के साथ मेल नहीं खाते। क्या सच एक द्वैध बाइनरी चीज है? क्या सच और झूठ जैसी कोई चीज है, या फिर सच ज्यादा सूक्ष्म है और उसके कई रूप हो सकते हैं? ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस स्वयं सिद्ध कथन, एक्सियोमेटिक स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है आप कह सकते हैं, हाँ ऐसा कुछ है। संभावनाएं होती हैं जो बताती हैं कि कोई भी दिया गया स्वयं सिद्ध कथन सच है या नहीं, और कुछ स्वयं सिद्ध कथनों के सच होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो अगर आप कहें कि सूरज कल उगेगा, तो उसके सच होने की संभावना बहुत अधिक है। आप इसके खिलाफ शर्त नहीं लगाना चाहेंगे।
तो मुझे लगता है कि शर्त लगाने की संभावना बहुत अधिक होगी सूरज कल उगेगा। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो कहता है सूरज कल नहीं उगेगा, तो वह स्वयं सिद्ध रूप से झूठ है, उसके सच होने की संभावना बहुत कम है। मेरा मतलब है सुंदरता ज्यादा क्षणिक, इफेमरल है। इसे बयान करना मुश्किल है, लेकिन जब आप इसे देखते हैं तो पहचान लेते हैं। फिर जिज्ञासा, मुझे लगता है कि आप चाहेंगे कि एआई वास्तविकता की प्रकृति के बारे में और अधिक जानना चाहे। मुझे लगता है कि यह वास्तव में एआई के लिए सहायक होगा मानवता का समर्थन करने में, क्योंकि हम गैर मानवता की तुलना में अधिक रोचक हैं। तो मानवता का जारी रहना, भले ही समृद्धि न हो, देखना मानवता का विनाश करने की तुलना में अधिक रोचक है। जैसे कि मंगल ग्रह, उदाहरण के लिए, आप जानते हैं, मुझे लगता है कि हमें जीवन को मंगल तक फैलाना चाहिए, लेकिन वह मूल रूप से पत्थरों का एक ढेर है। यह पृथ्वी जितना रोचक नहीं है, और इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आपके पास जिज्ञासा है, अगर ये तीनों चीजें एआई में होती हैं, तो आपका भविष्य शानदार होगा। एआई सत्य, सुंदरता और जिज्ञासा को महत्व देता है। अगर भविष्य में हम सभी को काम नहीं करना पड़े और एआई इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हों और वे सक्षम हों, अभी हमने जिन बातों पर चर्चा की उन्हें इसमें शामिल कर लें, क्या आपको लगता है कि मानवता कुछ हजार साल पीछे चली जाएगी यूनानियों के समय में? क्या ऐसे समय थे जब दर्शन या दार्शनिक चर्चा ने सभी का बहुत अधिक और महत्वपूर्ण समय ले लिया करता था? मुझे लगता है कि वास्तव में प्राचीन यूनानियों के समय में यह उतना समय नहीं लेता था जितना हम सोचते हैं, क्योंकि बस दार्शनिकों की लिखी हुई बातें ही बची रह गई हैं। लेकिन ज्यादातर समय लोग तो बस खेतीबाड़ी करते थे, या आप जानते हैं, आपस में बातें करते थे। तो और कभी कभी वह भी बहुत कम ही होता था। वे कभी कभी कोई दार्शनिक रचना लिख लेते थे। बस यही है कि हमारे पास वही बचा है। हमारे पास उनकी बातचीत का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ज्यादातर समय तो उनकी बातें और खेतीबाड़ी ही होती थी। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप खेती नहीं करते तो आपको भूखा रहना पड़ेगा। आपकी कई बातों में यही झलकता है। मेरा मतलब है, जब हम इतिहास पढ़ते हैं, जैसे यह युद्ध व युद्ध और फिर एक और युद्ध, तो ऐसा लगता है कि इतिहास में लगातार युद्ध ही होते रहे होंगे। लेकिन असल में ज्यादातर समय युद्ध नहीं, बल्कि खेतीबाड़ी ही होती थी। यही सबसे मुख्य बात थी। या फिर शिकार और संग्रहण, आप जानते हैं, ऐसी ही चीजें। आप इतिहास पसंद करते हैं, है ना? हाँ, जर्मन इतिहास, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। हाँ, सारा इतिहास। मेरा मतलब है, मैं आमतौर पर जितनी हो सके उतनी इतिहास की किताबें पढ़ने और जितने हो सके उतने इतिहास के पॉडकास्ट सुनने की कोशिश करता हूँ। क्या आप कुछ सुझाना चाहेंगे? खैर, एक है हार्डकोर हिस्ट्री, जो काफी अच्छा है, डैन कॉलिन द्वारा। हाँ, मैंने इसे पढ़ा, सुना है। उसकी आवाज बहुत शानदार है, और बहुत ही आकर्षक वाचक है। एक है एट एडवेंचर्स पॉडकास्ट। किताबें हैं द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन ड्यूरेंट द्वारा, जो किताबों की एक लंबी श्रृंखला है, बहुत ही गहरी। इन किताबों को पढ़ने में काफी समय लगता है। वहां काफी कुछ उपलब्ध है। मुझे ऐसा लगता है, अगर आप कुछ हल्का चाहते हैं, एक हल्का बेड टाइम पॉडकास्ट, तो मैं कहूंगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश काफी अच्छा है, क्योंकि ये हल्के टेवरन संगीत और बहुत ही सुखद आवाज के साथ शुरू होता है। और वह पुरानी अंग्रेजी, फिर मध्यकालीन अंग्रेजी और फिर बाद की अंग्रेजी की कहानी के बारे में बात कर रहे हैं, और ये सारे शब्द कहां से आए। और उन अंग्रेजी की दिलचस्प बातों में से एक ये है कि ये एक तरह से ओपन सोर्स भाषा है। ये सक्रिय रूप से कई अन्य भाषाओं से शब्दों को अपनाने की कोशिश करती है। जहां फ्रेंच ने आमतौर पर अन्य भाषाओं के शब्दों को शामिल करने का विरोध किया, वहीं अंग्रेजी ने सक्रिय रूप से अन्य भाषाओं के शब्दों को अपनाया, जैसे कि यह एक ओपन सोर्स भाषा हो। इसका परिणाम यह है कि इसमें बहुत बड़ा शब्दकोश है, और बड़ा शब्दकोश उच्च बैंडविड्थ संचार की अनुमति देता है, क्योंकि आप एक ऐसा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे व्यक्त करने के लिए अन्यथा एक पूरा वाक्य लग सकता है। पॉडकास्टिंग अचानक इतनी बड़ी क्यों हो गई है? मुझे लगता है ये काफी समय से बढ़ी रही है। मेरा मतलब है कि आप खुद पॉडकास्टर नहीं। हम अभी वास्तव में किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, कृपया बताएं। ये मेरे लिए थोड़ा नया है। ठीक है। मैं यह बातचीत YouTube के CEO और Netflix के CEO के साथ कर रहा था। हम बहस कर रहे थे। जब आप कोई फिल्म देखते हैं, उदाहरण के लिए, या जब आप कोई पॉडकास्ट सुनते हैं जिसमें आपको लगता है कि आप बैकग्राउंड में कुछ सीख रहे हैं, तो आपके दिमाग में कौन सा रसायन रिलीज होता है? ऐसा लगता है कि ये दोनों पूरी तरह से अलग चीजें हैं। आपको क्या लगता है कि कल कंटेंट फिल्मों, पॉडकास्टिंग के साथ क्या होगा? मुझे लगता है कि ये लगभग पूरी तरह से AI जनरेटेड होने वाला है। सच में? हाँ, जैसे रियल टाइम फिल्में और वीडियो गेम्स। मुझे लगता है कि रियल टाइम वीडियो जनरेशन ही वह दिशा है जिसमें चीजें जा रही हैं। वो बारीकी
एक ऐसे इंसान की जो जिंदगी में जख्मी हो, जिससे आप उस तरह जुड़ सकते हैं जैसे एआई से नहीं जुड़ सकते। उदाहरण के लिए एआई। निश्चित रूप से एआई एक जख्मी इंसान की नकल बहुत अच्छी तरह कर सकता है। हाँ, मेरा मतलब है जो एआई वीडियो जनरेशन में XAI में और दूसरों से देख रहा हूं वह काफी प्रभावशाली है। आप जानते हैं, हम डेटा देख रहे थे कि कौन सा उद्योग सबसे तेजी से बढ़ रहा है, और खासकर जब हमने ये देखा कि लोग फिल्मों को देखने में कितना समय बिताते हैं बनिस्बत सोशल मीडिया या यूट्यूब पर बिताए गए समय के, तो जो चीज़ सबसे तेजी से बढ़ती दिख रही है वो हैं लाइव इवेंट्स। एक बार फिर से हाँ, असल में मुझे लगता है कि लाइव इवेंट्स, जब डिजिटल मीडिया हर जगह उपलब्ध है और आप कुछ भी डिजिटल रूप में पा सकते हैं, मूल रूप से मुफ्त में या लगभग मुफ्त में, तब सबसे दुर्लभ और अनमोल चीज लाइव इवेंट्स ही होंगे जो कि एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करेंगे। हाँ, क्या आपको लगता है कि इसका प्रीमियम बढ़ेगा? हाँ, मुझे लगता है। क्या यह निवेश के लिए अच्छा उद्योग है? हाँ, हाँ, क्योंकि इसमें डिजिटल चीजों की तुलना में अधिक दुर्लभता होगी। अगर आप एक स्टॉक निवेशक होते एलन, और आप आज के मूल्यांकन पर अपनी किसी भी कंपनी को छोड़कर कोई एक कंपनी खरीद सकते, सिर्फ पूंजीवादी उद्देश्य के लिए, न कि किसी परोपकारी उद्देश्य के लिए जो दुनिया के लिए अच्छा हो, तो आप क्या खरीदते? मेरा मतलब है मैं सच में शेयर नहीं खरीदता, समझे? तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई निवेशक हूं, मैं निवेश के लिए चीजें ढूंढता नहीं हूं, मैं बस चीजें बनाना चाहता हूं और फिर उस कंपनी के शेयर होते हैं जिसे मैंने बनाया है। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता कि क्या मुझे इस कंपनी में निवेश करना चाहिए। मेरे पास कोई पोर्टफोलियो वगैरह नहीं है। मुझे वास्तव में लगता है कि एआई और रोबोटिक्स भविष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मेरा मानना है कि यह एआई और रोबोटिक्स होंगे जो मुझसे संबंधित नहीं है। मुझे लगता है कि गूगल भविष्य में काफी मूल्यवान होने वाला है। उन्होंने इसकी नींव रख दी है एआई के नजरिए से अपार मूल्य सृजन के लिए। इस समय एनवीडिया तो स्पष्ट है। मेरा मतलब है यह तर्क दिया जा सकता है कि जो कंपनियां एआई, रोबोटिक्स और शायद अंतरिक्ष यात्रा में काम करती हैं, वही लगभग सारा मूल्य, लगभग पूरा मूल्य अपने पास रखेंगी। तो एआई और रोबोटिक्स से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन इतना अधिक होगा कि वह बाकी सब कुछ फीका कर देगा। दुनिया ऐसा लगता है कि एक ऐसे स्थान की ओर बढ़ रही है। ये एक ऐसा स्थान है जहां वास्तव में हर कोई डेविड को बहुत पसंद करता है और हर कोई विशालकाय गोलियत से नफरत करता है। ऐसा क्यों है आखिर? मेरा मतलब है वही तो है जिसने पत्थर को माथे में मारा था, समझे ना? हाँ, ईमानदारी से कहूं तो वो बस एक बड़ी गलती थी। तुम्हें चाहिए था कि पता है, या तो खुद को पूरी तरह से कवच से ढक लेते और यह सुनिश्चित करते कि तुम्हारे पास किसी तरह का मिसाइल हथियार हो, वरना तुम्हारा विरोधी तो साफ तौर पर बॉस को पतंग की तरह घुमाने की रणनीति अपनाएगा। बस बॉस को पतंग की तरह घुमाओ। मेरा मतलब है अगर तुम एक चड्डी पहनकर भाग रहे हो तो फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हें कभी पकड़ पाएगा। सभी लोगों में से तुम्हारे ऊपर भी गौलियत की तरह देखे जाने का उतना ही खतरा है, ठीक है? खासकर उस वीकेंड के बाद। बात तुम्हें पता चलेगा कि वो मैं हूं। मैं उस हिस्से से शुरू करूंगा। मैं रेगिस्तान में बहुत ज्यादा कवच पहनकर घूमने नहीं वाला, समझे ना? बहुत मुश्किल है। पिछले क्या आप जानना चाहेंगे कि वीकेंड के बाद क्या हुआ? क्या आप वीकेंड के बाद की घटनाओं के बारे में उत्सुक हैं? हाँ, कभी कभी मैं पुराने जमाने के लोगों के बारे में सोचता हूँ, समझे ना? जब तुम्हें इतनी सारी कवच पहनकर युद्ध में जाना होता था, लेकिन मान लो कि वो गर्मियों के बीच का समय है। मेरा कवच में तुम गर्म लगते। तुम्हें तो जैसे पसीने से तरबतर हो जाना है। एक समय के बाद लगता है कि मर जाना ही बेहतर है। मुझे इस गर्म धूप में एक और घंटे तक ये कवच पहनना है। ऐसा लगता है मर जाना ही बेहतर है। इसीलिए रोमनों ने स्कर्ट्स पहनी होती थी ताकि वहां थोड़ी हवा आ सके। सोचो अगर तुम्हें कवच पहनते समय बाथरूम जाना पड़े। मेरा मतलब है ये काफी मुश्किल होने वाला है। तुम्हें एक पोजीशन लेनी पड़ेगी और अपना कवच उतारना पड़ेगा। यही कारण है कि रोमनों के पास स्कर्ट थी, ताकि आप जानते हैं कम से कम बाथरूम जाना आसान हो सके। आप अक्सर मजाक करते हैं। मैं करता हूं। हाँ, मुझे हास्य पसंद है। कोई तर्क दे कि मैं मेरा मानना है कि हमें हास्य को वैध बनाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? विवादास्पद रुख। क्या एआई के लिए कॉमेडी समझना वाकई मुश्किल होगा? संभवतः अंतिम ग्रोक काफी मजेदार हो सकता है। हाँ ठीक है। हाँ,
तुम जानते हो मुझे क्या शक हुआ था। ये एक दूर की सोच है, लेकिन जब मैं तुम्हें ट्वीट, एक्स और तुम्हारे इंटरव्यूज में मजाक करते देखता हूँ तो एक समय मुझे लगा शायद एलन के पास कोई मॉडल है जिसे वो प्राइवेट में चला रहे हैं और कॉमेडी टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन वो काम कर गया उसे पता चल जाएगा कि वो मौजूद है। मैं नहीं जानता, एआई भी काफी मजेदार हो सकता है। अगर आप ग्रोक से कोई अश्लील रोस्ट करने को कहें तो वो काफी अच्छा करेगा। आप कहें और भी अश्लील बनाओ और बस करते जाओ, ये वाकई अगले स्तर पर चला जाएगा। ये कुछ ऐसा करेगा जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। ग्रोक पर खुद का गंदा रोस्ट करो और ये आपके साथ कुछ ऐसा करेगा। तुम्हें किस तरह की कॉमेडी पसंद है? मुझे लगता है मुझे बेतुका हास्य पसंद है। समाज में हमेशा हास्य का एक स्थान रहा है, जिसमें जोकर की भूमिका हर राज्य के लिए इतनी महत्वपूर्ण थी क्योंकि वे ऐसी बातें मजाकिया अंदाज में कह देते थे जो सीधे तौर पर नहीं कही जा सकती थी। हाँ, शायद ऐसा ही है। हमें और जोकर होने चाहिए। हाँ, क्या यही करने की कोशिश करते हो जब तुम कोई मजाक करते हो? ऐसी बात कहना जो मजाक ना करते हुए नहीं कह सकते। मुझे तो बस हास्य पसंद है। मुझे लगता है मुझे कॉमेडी पसंद है। मुझे लगता है ये मजेदार है। लोगों को हंसना चाहिए। कभी कभी थोड़ी हंसी ठिठोली करना अच्छा होता है। मेरा मतलब है हम ऐसा समाज नहीं चाहेंगे जिसमें हास्य ना हो। हम कोशिश करते हैं। जब आपके पास कोई दोस्त हो, एलन। कौन, मैं? हाँ, मेरा मतलब क्या आप कह रहे हैं कि मेरा कोई दोस्त है? जब आप अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हैं तो आप कौन होते हैं? जैसे मैं जानता हूं कि काश मेरे भी दोस्त होते, सच कहूं तो। नहीं, मेरे दोस्त हैं। मुझे लगता है ऐसा है, उम्मीद है ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल, हाँ हम खूब हंसते हैं। वो कैसा लगता है? हर ग्रुप की एक अपनी डायनामिक होती है। हम बातें करते हैं, आप जानते हैं। कभी कभी हम खाना भी खाते हैं, आप जानते हैं। कभी कभी वास्तव में हमेशा तो पूल में आप जानते हैं सामान्य चीजें ही थी। मुझे लगता है दोस्तों के साथ कोई क्या क्या कर सकता है इसकी भी एक सीमा होती है, आप जानते हैं। बातचीत करना, ब्रह्मांड की प्रकृति पर चर्चा करना, आप जानते हैं। आपको दोस्ती से भावनात्मक रूप से क्या मिलता है? मैं नहीं जानता, मुझे लगता है वही जो कोई और दोस्ती से पाता है। आप दूसरों के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव चाहते हैं और आप अलग अलग विषयों पर बात करना चाहते हैं। मेरा मतलब है मैं आमतौर पर बहुत सारे विषयों पर बात करता हूं, ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में भी। मतलब बहुत सी दार्शनिक चर्चाएं होती हैं। हालांकि हम अब इस नतीजे पर वास्तव में पहुंचे हैं कि हमें यह पार्टियों में एआई या सिमुलेशन के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम इसके बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं। कभी कभी यह माहौल को थोड़ा उदास और फीका कर देता है। मुझे याद नहीं कि वो अरस्तु थे या प्लेटो। उनके पास दोस्त चुनने के लिए एक ढांचा था जो सम्मान और आपसी प्रशंसा, लेकिन लोग इस तरह से दोस्त नहीं चुनते। यहाँ तक कि मैं भी, मुझे लगता है कि मैं अपने दोस्तों को इस आधार पर चुनता हूँ कि वे लोग किस तरह से बोलते और सोचते हैं, जिससे मैं जुड़ाव महसूस कर सकूं। बिल्कुल। मैं अपने विश्वासों के बिल्कुल विपरीत सोचने वाले किसी व्यक्ति को दोस्त के रूप में नहीं चुनूंगा, क्योंकि वह थका देने वाला हो जाएगा। ऐसे लोगों के साथ समय बिताना थका देने वाला हो जाएगा। क्या आप ऐसे हैं? क्या आप अपने जैसे दोस्त बनाते हैं या आप विपरीत विचारों वाले को ढूंढते हैं? आपके विपरीत सोचता हो? मैं friendhunter.com पर नहीं जा रहा हूं। ये तो जैसे दोस्तों की तलाश करना है। ये कुछ ऐसा ही है। हाँ, मेरा मतलब है मुझे लगता है कि ये वही लोग होते हैं जिनसे आप भावनात्मक और बौद्धिक स्तर पर किसी हद तक जुड़ाव महसूस करते हैं। और हाँ, मेरा मतलब है, हाँ आप जानते हैं, और मेरा मानना है कि एक दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में आपका साथ दे। शायद संकट में जो साथ दे वही सच्चा दोस्त होता है। मतलब अगर कोई तब भी आपका साथ दे रहा है जब हालात खराब हों तो वही असली दोस्त है, समझे? अगर कोई आपका साथ नहीं दे रहा या अगर कोई सिर्फ अच्छे समय का दोस्त है तो ऐसे दोस्त बेकार हैं, समझिए, वे असली दोस्त नहीं हैं। तो जैसे जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब तो हर कोई आपको पसंद करता है, लेकिन जब हालात खराब हों तब आपको कौन पसंद करता है? अगर आपके पास इतनी सारी चिप्स हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? मेरा मतलब है ये काफी नया है। मेरा मतलब है ये सिर्फ चिप्स की बात नहीं है, ये बस ऐसा ही है। हाँ, मेरा मतलब है कुछ ऐसा है कि
लोकप्रियता घटती बढ़ती रहती है। ये दिलचस्प है। क्या यह व्यर्थ ही बढ़ती है? क्या यह सिर्फ चिप्स की संख्या के कारण है या सत्ता के करीब होने के कारण भी? और इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? मुझे नहीं पता शक्ति क्या है। आप जानते हैं शक्ति किस चीज के लिए? मुझे लगता है पारंपरिक अर्थ में चुनी हुई शक्ति। आप मेरा मतलब है कितने गीगावाट्स या जो भी हो। ज्यादा कुछ ऐसे कि कितने वोल्ट्स? हाँ, जैसे कि ये वोल्टेज और एम्परेज की बात है जो आप जानते हैं। तारों को मत छूना, पावर आउटलेट में कांटा मत डालना। अगर ऐसा किया तो आपको असली ताकत का एहसास हो जाएगा। सही है। हाँ, ये बहुत ही गहरे स्तर पर महसूस होगा। हाँ, मुझे पता है। तुम्हें नीत्शे शोपेनहावर पसंद है। मैंने किताबें पढ़ी हैं बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि तुम्हारा बचपन आखिर कैसा था? हाँ, मैं जीवन के अर्थ ढूंढ रहा था जब अस्तित्व का संकट आया। शायद 12-13 साल का था। वे शक्ति की इच्छा के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल। मेरा मतलब है उसने बहुत सी विवादास्पद और आपत्तिजनक बातें कही थी। मेरा मतलब है अगर आप मुझसे पूछें तो वह थोड़ा ट्रोल जैसा ही था एक तरह से। क्या तुम सच में ट्रोल हो? कैसे? मेरा मतलब है वह बस लोगों को भड़काने के लिए विवादास्पद बातें कहता था। उसने दुखी जीवन जिया और जल्दी मर गया। क्या सच में? हाँ। अच्छा, कौन कहता है कि उसने दुखी जीवन जिया? उसकी बहन। मेरा ख्याल है। ठीक है। शायद उसे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। शायद इसी वजह से उसने उसे छोड़ दिया। मुझे लगता है कि वह बीमार होकर मर गया था। मेरा मतलब है कहा जाता है कि सिफिलिस या कुछ ऐसा था। लेकिन आप जानते हैं वो एक ही तरीके से होता है। तो हो सकता है उसने रास्ते में थोड़ा मजा भी किया हो। मैं तुमसे यह पूछना चाहता था। मिल्टन फ्रीडमैन पेंसिल के बारे में बात करते हैं। क्या? क्यों? वह पेंसिलों के बारे में इतना क्यों बोलता रहता है? मुझे यह कहना पड़ेगा कि नीत्शे और सेफाल्स के बाद मिल्टन फ्रीडमैन क्यों वो बार बार पेंसिलों के बारे में बात करता रहता है? लो, फिर से पेंसिलों की बात शुरू कर दी। वह रुकता ही नहीं है। ट्विटर को 1 का मूल्य मिला। मिल्टन ने एक बार फिर पेंसिल के बारे में बात की। अब तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। वह तो पूरे दिन पेंसिलों की ही बातें करता रहता है। क्रेयॉन का तो जिक्र ही मत करो। मुझे उनके पेंसिल तर्क में जो बात दिलचस्प लगी वह यह कि हाँ हाँ हाँ, पेंसिल बनाना बहुत कठिन है, आप जानते हैं। सोचना पेंसिल बनाने के लिए करना पड़ता है, इसमें शामिल है। हाँ, जैसे सीसा एक देश से आता है, लकड़ी दूसरे देश से आती है, रबर किसी और देश से आती है। तुम हमेशा से टैरिफ के खिलाफ रहे हो, लेकिन हाँ, मेरा मतलब है मुझे लगता है कि आमतौर पर मुक्त व्यापार बेहतर है। यह अधिक कुशल है, आप जानते हैं। टैरिफ आमतौर पर बाजारों में विकृति पैदा करते हैं और आमतौर पर जैसे आप किसी भी चीज के बारे में सोचें, मान लीजिए क्या आप चाहेंगे कि आपके और बाकी सभी के बीच व्यक्तिगत स्तर पर टैरिफ लगे हों? उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। जिंदगी बहुत मुश्किल है। क्या आप चाहेंगे कि हर शहर के बीच टैरिफ लगे? नहीं, वो तो बहुत परेशान करने वाला होगा। क्या आप चाहेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हर राज्य के बीच टैरिफ लगे? मतलब नहीं, वो तो अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी होगा। तो फिर आप देशों के बीच टैरिफ क्यों चाहते हैं? मैं सहमत हूं। हाँ, ये बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूं। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? अब आगे क्या होता है? क्या टैरिफ के साथ या किस बारे में? मेरा मतलब राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि उन्हें टैरिफ बहुत पसंद है। आप जानते हैं मैंने उन्हें इस सोच से रोकने की कोशिश की है, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। हाँ ठीक है। हाँ, व्यापार और राजनीति के बीच का गहरा और जटिल रिश्ता। मैं किसी से इस बारे में बात कर रहा था और हम गंभीरता से सोच रहे थे कि पिछले कुछ दशकों में कितने बड़े, वाकई बहुत बड़े, अत्यधिक मुनाफेदार व्यवसाय बिना किसी भी राजनीति तक सीधी पहुंच के सफलतापूर्वक बने हैं। और ठीक है, मुझे नहीं पता, शायद बहुत सारे। मुझे पता नहीं। हर चीज राजनीति नहीं है। हाँ, मुझे लगता है जब कोई एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता है तो राजनीति खुद आपको ढूंढ लेती है। ये बहुत अप्रिय है। मैं महान कलाकार माइकलएंजेलो पर एक विस्तृत किताब पढ़ रहा था और वह टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स, मैं इसे बचपन में देखा करता था। मैं अभी बहुत पसंद करता हूँ। ये काफी आकर्षक है। हाँ, मुझे अभी ये बहुत माइकलएंजेलो, लियोनार्डो, राफेल और चौथा कौन है? डोनाटेलो। हाँ हाँ, लेकिन मैं मूर्तिकार कलाकार की बात कर रहा हूँ।
और जब वह डेविड की मूर्ति बना रहा था, एक राजनेता उसके पास आया और बोला कि नाक बहुत बड़ी है। तो जानते हो माइकलेंजेलो ने क्या किया? पूरी ताकत से। तो माइकलेंजेलो ने अपने मचान से काम करने का नाटक किया और कुछ धूल नीचे फेंकी, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। और उसने कहा ठीक है, हो गया, और वह राजनेता खुश होकर चला गया। क्या आप कभी कभी राजनीति से ऐसे ही निपटते हैं? जानते हो, मैंने आमतौर पर पाया है कि जब मैं राजनीति में शामिल होता हूं तो इसका अंत बुरा ही होता है। तो फिर मैं सोचता हूं, जानते हो, शायद ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा निष्कर्ष है कि मुझे यह कम करना चाहिए। क्या आपको सच में लगता है? क्या यह सभी व्यापारियों के लिए सच है? हाँ, शायद। हाँ, मेरा मतलब है, राजनीति एक खूनी खेल है। आप जानते हैं, जैसे ही आप राजनीति में आते हैं, वे सीधे आपकी कमजोर नस पर वार करेंगे। इसलिए जहां तक हो सके राजनीति से बचना ही बेहतर है। अगर आपने डोज से एक चीज सीखी हो तो उसने आपको क्या सिखाया? खैर, यह एक दिलचस्प साइड क्वेस्ट था। आप जानते हैं, क्योंकि मैं बस बहुत सारी चीजें देखने को मिली सरकार के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक काम करने में, और इसमें काफी सारी महत्वपूर्ण और विविध दक्षताएं भी रही हैं जो कि बहुत ही उपयोगी साबित हुई हैं। मेरा मतलब है, इनमें से कुछ तो बहुत बुनियादी दक्षताएं हैं, जैसे कि संघीय भुगतानों के लिए यह आवश्यकता जोड़ना कि हर भुगतान के पास एक निर्धारित कांग्रेसनल भुगतान कोड हो और एक टिप्पणी क्षेत्र हो जिसमें कुछ न कुछ लिखा हो, सिर्फ खाली ना हो। जैसे कि यह मामूली से लगने वाला बदलाव। मेरा अनुमान है कि इससे शायद हर साल $100 अरब या यहां तक कि $200 अरब की बचत होती है, क्योंकि वहां बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भुगतान थे जो बिना किसी कांग्रेसनल भुगतान कोड के और टिप्पणी क्षेत्र में कुछ भी लिखे बिना किए जा रहे थे, जिससे उन भुगतानों का ऑडिट करना असंभव हो जाता था। तो उन्हें यह पूछना चाहिए था कि रक्षा विभाग, या दूसरे शब्दों में युद्ध विभाग, ऐसा क्यों कर सकता है? ये ऑडिट पास क्यों नहीं कर सकता? इसका कारण है कि जानकारी वहां मौजूद ही नहीं है। हाँ, इसमें ऑडिट पास करने के लिए जरूरी जानकारी मौजूद ही नहीं है, यही समस्या है। तो डोज ने जो कई चीजें की, वे बस बहुत सामान्य समझ वाली बातें थीं, जो किसी भी ऐसी संस्था के लिए सामान्य होती जो वित्तीय जिम्मेदारी की परवाह करती है। यही ज्यादातर किया गया था। आप जानते हैं, और वैसे ये अभी भी जारी है, डोज अभी भी चल रहा है। लेकिन जब आप धोखाधड़ी और फिजूल खर्ची वाले भुगतानों को रोकते हैं तो धोखेबाज लोग, आप जानते हैं, वे इसकी कबूलियत नहीं करते। वास्तव में वे तरह तरह की बेतुकी बातें चिल्लाने लगते हैं कि आप जरूरतमंद लोगों को जरूरी भुगतान रोक रहे हैं, लेकिन असल में आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं, हमें इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं जैसे, ओह, आपको यह भेजना ही होगा। जो भी हो, वे कहते हैं कि यह अफ्रीका के बच्चों के लिए जा रहा है, और मैं सोचता हूं, हाँ, लेकिन फिर वॉशिंगटन D.C में डेलॉयट एंड टुश के लिए वायरिंग निर्देश क्यों है? क्योंकि वह अफ्रीका नहीं है। तो क्या आप इसके प्राप्तकर्ताओं के साथ पैसे अफ्रीका में, और फिर वहां चुप्पी छा जाती है। मैं सोचता हूं, ठीक है, आप जानते हैं, हम सचमुच सिर्फ प्राप्तकर्ताओं से बात करना चाहते हैं, बस इतना ही। और फिर हमें पता चलता है कि किसी कारणवश हम उनसे बात नहीं कर सकते। मैं कहता हूं, खैर, हम पैसे नहीं भेजेंगे जब तक हम प्राप्तकर्ताओं से बात न कर लें और पुष्टि न कर लें कि वे वास्तव में इसे प्राप्त करेंगे। लेकिन आप जानते हैं, यह कुछ ऐसा है, ठग लोग जरूरी नहीं कि बहुत ही, आप जानते हैं, सहानुभूति भरी दलीलें लेकर आएंगे। वे, आप जानते हैं, सहानुभूति जगाने वाली दलील देंगे। वे यह नहीं कहेंगे कि हमें धोखाधड़ी के लिए पैसे दो, यह तो वे जाहिर तौर पर नहीं कहेंगे। वे ऐसी सहानुभूति वाली झूठी दलीलें देने की कोशिश करेंगे। वे एक NGO शुरू करेंगे और फिर हाँ, वे एक NGO बनाएंगे। यह कुछ ऐसा होगा जैसे सेव द बेबी पांडा NGO। कौन है जो बेबी पांडा को बचाना नहीं चाहता? वे बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि इसमें कोई भी पांडा बचाया ही नहीं जा रहा है। असल में यह सब बस भ्रष्टाचार है। और आप पूछते हैं, क्या आप हमें पांडा की कोई तस्वीर भेज सकते हैं? वे कहते हैं, नहीं। ठीक है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि पैसे पांडा के पास ही जा रहे हैं? बस मैं यही कह रहा हूं। आप परोपकार के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि मेरा मतलब है, मैं मानवता के प्रेम से सहमत हूं, और मुझे लगता है कि हमें अपने साथी इंसानों की मदद करने वाली चीजें करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यह बहुत मुश्किल है। जैसे अगर आप अच्छाई की वास्तविकता की परवाह करते हैं, न कि केवल उसकी छवि की, तो पैसे को सही जगह देना बहुत कठिन है। तो मेरी एक बड़ी फाउंडेशन है, लेकिन मैं उस पर अपना नाम नहीं लगाता, और आप जानते हैं, दरअसल मैं कहता हूं कि मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम किसी भी चीज पर हो। लेकिन मेरी फाउंडेशन के साथ सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पैसे को इस तरह से देना कि वह सच में लोगों के लिए लाभकारी हो। पैसे को इस तरह देना कि अच्छाई की छवि मिले, यह बहुत आसान है, लेकिन अच्छाई की वास्तविकता के लिए पैसे देना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। काफी समय तक अमेरिका में बहुत अधिक आप्रवासन हुआ, जैसे कि वाकई बहुत होशियार लोग देश में आ रहे थे। हम भारत में इसे ब्रेन ड्रेन कहते थे। हमारे सभी भारतीय मूल के CEO पश्चिमी कंपनियों में हैं। हाँ, मुझे लगता है कि अमेरिका को उन प्रतिभाशाली भारतीयों से बहुत लाभ हुआ है जो यहाँ आए हैं। लेकिन अब लगता है कि यह बदल रहा है। बिल्कुल,
हाँ, मेरा मतलब है, हाँ, अमेरिका ने भारत से प्रतिभा का जबरदस्त लाभ उठाया है। हाल ही में ये सोच क्यों बदल गई है और ऐसा क्यों लगता है कि अमेरिका अब कुछ हद तक प्रवास विरोधी हो गया है? जैसे जब मैं इमिग्रेशन से गुजर रहा था तो मुझे चिंता थी कि कहीं वे मुझे रोक ना लें। कुछ दिन पहले की बात है। मुझे लगता है कि इस पर अलग-अलग विचारधाराएं हैं। ऐसा नहीं है कि सबकी राय एक जैसी है, लेकिन आप जानते हैं बाइडेन प्रशासन के तहत ये लगभग पूरी तरह से खुला हुआ था, जैसे कि कोई सीमा नियंत्रण ही नहीं था, जो कि ये आप जानते हैं, अगर आपके पास सीमा नियंत्रण नहीं है तो आप एक देश ही नहीं है। तो बाइडेन के कार्यकाल में भारी मात्रा में अवैध प्रवास हुआ और वास्तव में इसका कुछ हद तक नकारात्मक चयन प्रभाव भी था। तो अगर अमेरिका आने के लिए जबरदस्त आर्थिक प्रोत्साहन है, अवैध रूप से, और ये सभी सरकारी लाभ पाने के लिए, तो आप अनिवार्य रूप से लोगों के अमेरिका आने के लिए एक प्रसार प्रवणता, डिफ्यूजन ग्रेडियंट बना देंगे। यह एक प्रोत्साहन संरचना है और इसलिए मुझे लगता है कि यह स्पष्ट रूप से कोई मतलब नहीं बनाता। सीमा नियंत्रण होना चाहिए, इसके बिना रहना तो हास्यास्पद है। फिर वामपंथी मूल रूप से पूरी तरह खुली सीमाएं चाहते हैं, बिना किसी रोक टोक के। स्थिति चाहे जैसी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वह कोई अपराधी ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर दाईं ओर आपके पास है कम से कम यह धारणा कि किसी तरह उनकी नौकरियां अन्य देशों के प्रतिभाशाली लोगों द्वारा छीनी जा रही हैं। मुझे नहीं पता कि यह कितना वास्तविक है। मेरे प्रत्यक्ष अनुभव में प्रतिभाशाली लोगों की हमेशा कमी रहती है। तो आप जानते हैं, मेरी दृष्टि से मुझे लगता है कि हमारे लिए इन कठिन कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रतिभाशाली लोग ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, और इसलिए और अधिक प्रतिभाशाली लोग होना अच्छा ही होगा। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ कंपनियां हैं जो इसे लागत का मुद्दा बना देती हैं, जैसे कि अगर वे किसी को अमेरिकी नागरिक की तुलना में बहुत कम वेतन पर रख सकती हैं, तो ये कंपनियां सिर्फ लागत बचाने के लिए ऐसे लोगों को रख लेंगी। लेकिन मेरी कंपनियों में मुद्दा यह है कि हम बस दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो और आप औसत से कहीं ज्यादा भुगतान करते हैं। तो ये मेरा अनुभव नहीं है, लेकिन बहुत से लोग इसी बात की शिकायत करते हैं और मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलत इस्तेमाल हुआ है H-1B प्रोग्राम का। यह कहना सही होगा कि कुछ आउटसोर्सिंग कंपनियों ने H-1B के मामले में सिस्टम के साथ खेल किया है और हमें सिस्टम के साथ इस तरह के खेल को रोकना होगा, आप जानते हैं। लेकिन मैं निश्चित रूप से उस सोच का हिस्सा नहीं हूं कि हमें H-1B प्रोग्राम को बंद कर देना चाहिए, जो कि कुछ लोग दाईं ओर के हैं, वे ऐसा सोचते हैं। मुझे लगता है कि वे ये नहीं समझते कि वास्तव में यह बहुत बुरा होगा। अगर आप मेरे देश भारत के लोगों, उन युवा उद्यमियों से जो कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहें, तो आप उन्हें क्या संदेश देंगे? देखिए, मुझे लगता है मैं उन सभी का बड़ा प्रशंसक हूं जो कुछ बनाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति जितना लेता है उससे अधिक बनाना चाहता है, वह मेरा सम्मान पाता है। यही सबसे मुख्य बात है। कोशिश करें कि आप जितना लें उससे अधिक बनाएं। समाज के लिए एक शुद्ध और महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बने। यह कुछ हद तक खुशी की तलाश जैसा है। अगर आप वित्तीय रूप से कुछ मूल्यवान बनाना चाहते हैं तो आपको सीधे उसका पीछा नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा यही है कि आप उपयोगी उत्पाद और सेवाएं देने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो पैसा अपने आप उसके परिणाम स्वरूप आएगा, बजाय इसके कि आप सीधे पैसे का पीछा करें। आप खुशी का भी सीधे पीछा नहीं कर सकते। आप उन चीजों का पीछा करते हैं जो खुशी की ओर ले जाती हैं। सीधी खुशी, तो आप ऐसे काम करते हैं जैसे कि मुझे लगता है संतोषजनक काम या पढ़ाई या दोस्त प्रियजन जो परिणाम स्वरूप आपको खुश करते हैं, तो यह बहुत स्पष्ट लगता है। लेकिन आमतौर पर अगर कोई कंपनी सफल बनाना चाहता है तो उसे कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए और यह भी मानना चाहिए कि असफलता की भी एक संभावना है। लेकिन बस इस पर ध्यान केंद्रित करें कि आपके पास क्या आउटपुट इनपुट से अधिक मूल्यवान हो सकता है। क्या आप एक मूल्य निर्माता हैं? यही वास्तव में मायने रखता है। जितना लो उससे अधिक दो। मुझे लगता है कि यह समाप्त करने का एक अच्छा तरीका है। लॉरेन हमसे समापन करने के लिए कह रही हैं। मैं इस अवसर का लाभ उठाकर अपने मित्र मनोज और IGF का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि वह भारतीयों को, यहां मौजूद समूह को आप जैसे लोगों से जोड़ने का शानदार काम करते हैं। इसलिए
कई चीजों में से मुझे लगता है एक दूसरे को जानना और दोस्त बनना, क्योंकि एक बार जब हम दोस्त बन जाते हैं तो शायद हम साथ में काम करना शुरू कर सकते हैं। तो मनोज, इस पूरे आयोजन को एक साथ लाने के लिए धन्यवाद, और धन्यवाद आईजू। और एलन, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है। क्या आप इस बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे कि यह वास्तव में क्या है? आप मजाया ये था। एक दिलचस्प बातचीत थी। कभी कभी मैं इन जवाबों को संदर्भ से बाहर ले लेता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक अच्छी बातचीत थी।